एपिसोड 31 मयंक का फ्रेंडली फाइट मुकाबला अभिनेंद्र के साथ। जब मयंक और अभिलाष दोनों पहाड़ी परिवार के योद्धाओं से मिलने के लिए गए, तब वहां पर उन्हें सभी लोग बड़े अजीब नजरों से देख रहे थे। वहां पर कुल 5 लोग थे, जिनमें रत्ना भी शामिल था, जो अपना सिर झुकाए एक जगह पर खड़ा था, मानो मयंक को वहां पर देखकर उसको बेइज्जती महसूस हो रही हो। मयंक और अभिलाष दोनों बड़े ध्यान से वहां उपस्थित सभी को देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर श्रीनिवास और जितेंद्र दोनों में से कोई नहीं दिखते हैं। मयंक और अभिलाष को यहां पर आए देखकर एक लड़का आगे आते हुए मयंक से उसका नाम पूछता है, जिस पर मयंक उसको बताता है, जी मेरा नाम मयंक है। मयंक का नाम जानने के बाद वो लड़का रत्ना की तरफ मुड़ता है और फिर उसके पास जाते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसके कानों में कहता है, क्या तुम इस लड़के से ही अपना मुकाबला हार गए थे? ये तो अभी कितना छोटा है और इसकी शक्तियां भी महज चक्रीय लेवल 1 पर है। उस लड़के का सवाल सुनकर रत्ना के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगता है और फिर वो गुस्सा करते हुए ही उस दूसरे लड़के को कहता है, देख अभिनेंद्र, तू चुप रह वरना पीट जाएगा मेरे हाथों। रत्ना को गुस्सा करते देखकर वो हंसते हुए उससे कहता है, अरे बड़े भाई, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ये पता कर रहा था कि आप इससे ही अपना मुकाबला हार गए थे न। ये कहते हुए वो लड़का रत्ना और मयंक को देखकर मन ही मन हंसने लगता है। उन सब की ये बात चल ही रही थी कि वहां पर 3 लोग आते हैं। उन तीनों लोगों में से 2 लड़के थे जिनकी उम्र लगभग अभिलाष के जितनी ही होगी, जबकि उनके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी था। मयंक ने जब उन तीनों को देखा तब वो उनमें से 2 लड़कों को पहचान गया। वो दोनों लड़के जो अभी अभी वहां पर आए थे वो कोई और नहीं बल्कि श्रीनिवास और जितेंद्र थे। श्रीनिवास और जितेंद्र के साथ उनके परिवार का एक एल्डर था। खैर, वहां आने के बाद उन तीनों ने भी मयंक और अभिलाष को देखा, जिसके बाद श्रीनिवास आगे बढ़ते हुए उनसे पूछता है, अरे तुम साहनी परिवार से हो न मयंक और अभिलाष? जिस पर अभिलाष आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, हाँ हम वही है। तो श्रीनिवास उनसे आगे पूछता है, तो तुम दोनों का यहाँ पर कैसे आना हुआ? क्या हमसे कोई काम था? नहीं, हम दोनों को यहाँ पर कोई काम नहीं था, बल्कि हमने सुना कि प्रतियोगिता फाइनल चरण में हम सब एक ही टीम में है, तो इसलिए ही हम दोनों तुमसे मिलने के लिए चले आए। अभिलाष अपनी आवाज में बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है। अभिलाष की बात सुनकर श्रीनिवास अपना सर हिलाता है, जिसके बाद वो मयंक की ओर देखते हुए एक बार फिर उनसे पूछता है, तो क्या जो कुछ भी हमने सुना वो सब सच है? श्रीनिवास का ये सवाल सुनकर अभिलाष कंफ्यूज लगते हुए उससे ही पूछता है, क्या हम जान सकते हैं कि तुमने आखिर सुना क्या है? जिस पर श्रीनिवास मयंक की तरफ देखते हुए ही मुस्कुराते हुए ही कहता है, यही कि इस लड़के मयंक के पास अभी से 3 महीने पहले तक कोई साधना का आधार नहीं था और 3 महीने पहले ही इसने अपनी शक्तियों को जागृत किया है। श्रीनिवास के पूछे इस सवाल को सुनकर पहले तो अभिलाष और मयंक दोनों कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर मयंक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, जी हाँ, ये बात सच है कि मैं 3 महीने पहले तक साधना नहीं कर सकता था और नहीं तो मेरे पास कोई साधना का आधार था। इतना कहने के बाद वो रुकता है, लेकिन फिर वो अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोलता है, लेकिन 3 महीने पहले एक रात अचानक से ही मेरे अंदर कुछ बदलाव होने लगा। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। अगली बार जब मुझे होश आया तब मैं अपने कमरे में था। होश में आने के बाद मैंने अपने अंदर बहुत से बदलाव महसूस किए, जैसे मैं बहुत दूर बोल रही पंछियों की आवाज़ों को एकदम साफ साफ सुन पा रहा था। मैं उस समय अपने तरफ बह रही हवाओं और उनके अंदर उपस्थित शक्तियों के कण को महसूस कर पा रहा था। वो एहसास मैंने कभी महसूस नहीं किया और मेरे लिए बहुत नया था। तभी मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे अंदर भी अब शक्तियां हैं और उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता था। उस समय मेरी शक्तियां चक्रीय लेवल 1 पर थी। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता कि मेरे साथ ये कैसे हुआ था। मयंक की बातों को सुनकर वहां पर उपस्थित सभी की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। वैसे तो यहां आने के बाद उन्होंने मयंक के बारे में सब कुछ सुना ही था, लेकिन फिर भी उन सब को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ और उन्हें ये बात झूठी लगती थी। लेकिन आज जब उन्होंने मयंक के मुंह से भी यही बात सुनी तब वो सब हैरान थे। मयंक की कही हर एक बात को सुनकर श्रीनिवास भी थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए मयंक की तरफ देखता है और उससे कहता है, सच कहूं तो मैं तुम्हारी ताकत और शक्तियों को चेक करना चाहता हूं कि तुम कितने शक्तिशाली हो, इसलिए क्या तुम यहां पर एक फ्रेंडली फाइट करना चाहोगे? श्रीनिवास की बातों को सुनकर मयंक और अभिलाष के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और उनके चेहरे पर एक कंफ्यूजन नजर आने लगती है। इसलिए अभिलाष पहले मयंक की तरफ देखता है और फिर श्रीनिवास की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, एक फ्रेंडली फाइट पर क्यों? हम तो बस यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए थे। जिस पर श्रीनिवास उनसे बोला, हाँ मुझे पता है कि तुम दोनों यहाँ पर बस मुझसे मिलने के लिए आए हो,
पर मैं बस एक बार मयंक की शक्तियां देखना चाहता हूं। वैसे भी ये बस एक फ्रेंडली फाइट है, तो इसमें ये लोग बस अपने 10% शक्तियां और ताकत का ही इस्तेमाल करेंगे। तो बताओ तुम दोनों क्या कहते हो। श्रीनिवास की बात सुनने के बाद मयंक अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए उससे कहता है, ठीक है फिर। अगर आप सब मेरी शक्तियां ही देखने चाहते हैं तो फिर मैं आप सबको अपनी शक्तियां और ताकत दिखाने के लिए तैयार हूं। मयंक की बात सुनकर श्रीनिवास के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद वो रत्ना के पास खड़े लड़के की तरफ देखते हुए कहता है, अभिनेंद्र तुम आ जाओ और इससे मुकाबला करो, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए पर तुम अपनी 10% से अधिक शक्तियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। खुद को ऐसे अचानक से मुकाबले के लिए भेजे जाने पर अभिनेंद्र थोड़ा घबरा जाता है, इसलिए वो श्रीनिवास से कहता है, लेकिन बड़े भाई मैं कैसे लड़ सकता हूँ। लेकिन फिर मयंक को देखने के बाद वो अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए आगे आता है। अभिनेंद्र की शक्तियां भी चक्रीय लेवल 1 पर ही था, लेकिन वो अब कभी भी अपना लेवल पार करके चक्रीय लेवल 2 में पहुंच सकता था। अभिनेंद्र के आगे आने के बाद वो सभी लोग चलते हुए जल्द एक प्रैक्टिस अरेना के पास पहुंच जाते हैं। वो प्रैक्टिस अरेना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि उसको बस प्रैक्टिस के लिए ही बनाया गया था। खैर, अरेना के अंदर आने के बाद अभिनेंद्र मुस्कुराते हुए रत्ना को देखता है, मानो जैसे कि वो उसका मजाक बना रहा हो कि देखो तुम जिस लड़के से हार गए थे, मैं उसको कैसे हरा देता हूँ। अभिनेंद्र की शक्तियां मयंक की शक्तियों से बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर उसे अपने ऊपर भरोसा था कि वो बड़े ही आसानी से मयंक को हरा देगा। उस छोटे से अरेना के अंदर अभिनेंद्र और मयंक एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उन दोनों को ऐसे देखकर श्रीनिवास उनसे पूछता है, क्या तुम दोनों तैयार हो लड़ने के लिए? जिस पर वो दोनों हमें अपनी गर्दन हिलाते हुए बोले, हाँ हम तैयार हैं। उन दोनों को हाँ बोलते देखकर श्रीनिवास उन दोनों को मुकाबला शुरू करने को कहता है। श्रीनिवास के मुकाबले को शुरू करते ही अभिनेंद्र बिना देरी किए अपनी कमर पर लटक रही तलवार को निकलते हुए तेज रफ्तार में मयंक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मयंक पर हमला करते समय अभिनेंद्र बस यही सोच रहा था कि जितना जल्द हो सके वो मयंक को हराकर ये मुकाबला खत्म कर दे। अभिनेंद्र को इतनी जल्दी मयंक पर हमला करते देखकर अभिलाष नाराज होते हुए कहता है, क्या ये लड़का, इसकी स्पीड कितनी अधिक क्यों है? मयंक ने तो अभी तक अपनी भाला भी बाहर नहीं निकला है, ऐसे तो वो बड़े ही आसानी से हार जाएगा। वही उस प्रैक्टिस अरेना के अंदर अभिनेंद्र को इतनी तेज रफ्तार खुद पर हमला करते देखकर मयंक भी थोड़ा हैरान था। इसलिए वो जल्दी से अपने भाले को अपने पीठ से उतरता है और उसकी सहायता से अपनी तरफ आ रही अभिनेंद्र की तलवार को रोकते हुए उसको एक किक मारता है। मयंक की इस किक को देखकर अभिनेंद्र जल्दी से साइड हो जाता है और मयंक की वो किक खाली हो जाती है। अपनी किक को खाली जाते देखकर मयंक मन ही मन कहता है, अरे यार, इस लड़के की स्पीड कितनी ज्यादा अधिक है, ये बड़े ही आसानी से मेरे किक से बच गया। असल में अभिनेंद्र की शक्तियां वायु मूल तत्व की थी, इसलिए ही वो इतना तेज था और बड़े ही आसानी से मयंक के इन हमलों से बच पा रहा था। खैर, मयंक के किक से बचने के बाद अभिनेंद्र अपना तलवार उठाते हुए धीमी आवाज में कहता है, इस लड़के में कुछ तो बात है, तभी तो इसने मेरे इतने तेज होने के बावजूद भी मेरे हमले को रोकने में कामयाब रहा। इतना कहने के बाद वो एक बार फिर आगे बढ़ते हुए मयंक पर अपने तलवार की मदद से हमला करता है और उसके तुरंत बाद वो अपने मुक्के से भी मयंक पर हमला कर देता है। अभिनेंद्र के इन दोनों हमले को देखकर मयंक बिना घबराए सामना करता है और बड़े ही आसानी से उसको पीछे करने में कामयाब रहता है। मयंक को इतनी बहादुरी से अभिनेंद्र का सामना करते देखकर जितेंद्र, जो कि अब तक चुप था और सब कुछ देख रहा था, वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने पास खड़े श्रीनिवास से कहता है, ये लड़का सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम सब अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए हमेशा ही बिस्टों के साथ लड़ाई करते हैं और उनके साथ ही अपना प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर हमारी ताकत और शक्तियां इतनी ज्यादा है, जबकि इस लड़के ने तो अभी कुछ समय पहले ही अपनी शक्तियों को जागृत किया है। मुझे नहीं लगता कि इसने कभी किसी बिस्ट को देखा भी होगा और न ही कभी उसका सामना किया होगा, फिर भी इस लड़के की ताकत और शक्तियां इतनी ज्यादा है, तभी तो ये लड़का अपने से अधिक लेवल वालों को भी हारने में सक्षम है। ये कहते हुए उसके चेहरे का भाव गंभीर होते जा रहा था। क्या करना चाहते थे पहाड़ी परिवार श्रीनिवास और बाकी सभी योद्धा? आखिर उन्होंने क्यों करवाया मयंक का मुकाबला अभिनेंद्र के साथ? क्या वो सब मयंक को चोट पहुंचाना चाहते थे या फिर है ये उनकी कोई दूसरी चाल? क्या मयंक आज हरा पाएगा अभिनेंद्र को? एपिसोड 32, मयंक ने अभिनेंद्र को हरा दिया। जितेंद्र ने जब मायाकप के बारे में कहा तो उसकी बात को श्रीनिवास और उनके परिवार का वो एल्डर भी सुन रहे थे। उसकी इस बात से वो भी सहमत थे, इसलिए ही वो एल्डर मयंक और अभिनेंद्र को देखते हुए बोलता है, तुमने ठीक कहा, इस लड़के ने अपनी शक्तियों को कुछ समय पहले ही जागृत किया है, फिर भी ये इतनी अच्छी तरह से अपनी उन शक्तियों को काबू कर सकता है।
ये लड़का सच में बहुत ज्यादा ताकतवर और एक जीनियस है। मुझे ऐसा लगता है इस लड़के के इतना ज्यादा ताकतवर होने का कारण शायद इसकी दो प्रकार की मूल तत्वों की शक्तियां हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरह से मिली हुई है, तभी ये लड़का इतना ताकतवर है। वही अभिलाष तो अभी कुछ और ही सोच में डूबा हुआ था। वो सोच रहा था मयंक कितनी आसानी से अभिनेंद्र के हमलों से बच रहा था और उस पर अपना पलटवार भी कर रहा था। वो मयंक की इतनी तेज स्पीड को देखकर थोड़ा हैरान था। अभिलाष ने भी मयंक के साथ पहले कई बार फ्रेंडली फाइट प्रैक्टिस मुकाबला किया था, लेकिन तब मयंक की स्पीड इतनी अधिक नहीं थी। इसलिए ही आज जब वो मयंक को इतनी आसानी से अभिनेंद्र के हमलों को रोकते देखा तो इसको हैरानी हो रही थी। वही अरेना के अंदर अभिनेंद्र मयंक के द्वारा पीछे किए जाने पर मन ही मन कहता है, ये लड़का बड़े ही आसानी से मेरे इन दोनों हमलों को रोकने में कामयाब रहा, और ये लड़का मेरे पास वायु मूलतत्व की शक्तियां होने के बावजूद भी मेरे स्पीड की बराबरी करने में सक्षम है। सच में ये लड़का मजेदार है। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी मयंक का भाला तेजी से उसकी तरफ आता है। मयंक के भाले को अपनी तरफ आते देखकर वो जल्दी से अपने तलवार को आगे करता है और इस भाले को रोक देता है, लेकिन इस भाले को रोकने के बावजूद भी इसके अपने चेहरे पर दर्द महसूस हुआ और वो कुछ कदम पीछे हट जाता है। मयंक ने उस पर अपने भाले से हमला किया ताकि वो अपना पूरा ध्यान इस भाले को रोकने में लगाए और अभिनेंद्र से ऐसा किया भी, जिसकी वजह से मयंक को एक मौका मिला गया और उसने उसके चेहरे पर एक किक दे मारी। खैर, मयंक की किक लगाने की वजह से अभिनेंद्र के मुंह से थोड़ा खून भी निकलने लगा था। अभिनेंद्र अपने मुंह से खून निकलते देखकर ये भूल जाता है कि वो एक फ्रेंडली फाइट मुकाबला लड़ रहा है और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती है, जिसके बाद वो अपने तलवार को दोनों हाथों में पकड़ लेता है। अपने तलवार को पकड़ने के बाद वो अपनी लाल हो चुकी आंखें से मयंक की तरफ देखते हुए अपनी आवाज में गुस्से और नफरत भारी में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे शरीर पर घाव दिया और मेरा खून निकला, क्या तुम मरना चाहते हो? इतना कहने के बाद वो अपने हाथों में पकड़ी तलवार में शक्तियां भेजते हुए चिल्लाकर कहता है, खूनी तलवार का हमला। ये कहते हुए वो अपने सामने खड़े मयंक पर अपने तलवार से हमला कर देता है। जब सबने देखा कि अभिनेंद्र मयंक पर अपनी तलवार तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, तब सबके चेहरे का रंग बदल गया और उनके चेहरे पर एक डर नजर आने लगा। इसलिए श्रीनिवास, इसके पास में खड़े वो एल्डर और अभिलाष ये तीनों ही अभिनेंद्र को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अब देर हो चुका था क्योंकि अभिनेंद्र अपना हमला मयंक पर कर चुका था। खूनी तलवार एक ह्यूमन रैंक 2 एनडीटीआर की तकनीक थी जिसे अभिनेंद्र ने आज से लगभग 2 साल पहले सीखी थी। अभिनेंद्र इस तकनीक का इस्तेमाल तभी करता था जब वो किसी बिस्ट या फिर किसी ताकतवर योद्धा से मुकाबला करता था, लेकिन आज अपने हर हमले को यूं खाली जाते और खुद को लगे चोट से निकले खून को देखकर वो भूल गया कि इस समय वो मयंक के साथ बस एक फ्रेंडली फाइट मुकाबला लड़ रहा था। इसलिए ही उसने मयंक पर अपने उस तकनीक का इस्तेमाल किया। खैर, अभिनेंद्र की वो तलवार गोली के रफ्तार में मयंक की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि अभिनेंद्र ने अपने उस हमले में अपनी 10% से अधिक ताकत और शक्तियों का इस्तेमाल किया था। वही मयंक तो अभिनेंद्र को खुद पर इतने खतरनाक हमले को करते देखकर हैरान था। इसकी वजह ये थी कि उसको अभी भी ये बात अच्छे से याद थी कि ये मुकाबला बस एक फ्रेंडली फाइट टेस्ट मुकाबला है। लेकिन जब उसने अभिनेंद्र को खुद पर इतने खतरनाक हमले को करते देखा, तब उसने भी बिना देरी किए तेजी से अपनी शक्तियों निकालना शुरू किया और उसे अपने भाले में भरने लगता है, जिसके बाद वो अपनी शार्प स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने भाले को अपनी तरफ आ रही अभिनेंद्र की उस तलवार की ओर कर देता है। अभिनेंद्र का वो भाला आगे बढ़ते हुए मयंक के उस भाले से टकरा जाता है, जिसके बाद वहां पर किसी चीज पर दरार पड़ने की आवाज आती है और मयंक का शक्तियों से लिपटा हुआ वो भाला अभिनेंद्र के हाथों में पकड़ी उस तलवार के टुकड़े करते हुए उसको जा लगती है। उस भाले के लगते ही अभिनेंद्र के में से एक दर्द भरी आह निकलती है और वो एक तेज झटके के साथ सरकते हुए पीछे जा गिरता है। अभिनेंद्र के नीचे जमीन पर गिरते ही मयंक बिना देरी किए तेजी से उसकी तरफ भागता है और अपने भाले की नोक को उसके गर्दन पर रख देता है। मयंक ने अभिनेंद्र को हरा दिया था। वहां पर जो कुछ भी हुआ उसे वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने देखा था। मयंक ने अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए न केवल अभिनेंद्र को हरा चुका था, बल्कि उसके उस मजबूत तलवार को भी तोड़ने में कामयाब रहा था। ये देखकर उस मुकाबले को देख रहे सभी लोगों के मुंह हैरानी और डर से खुले के खुले रह जाते हैं। अभिलाष भी ये देखकर हैरान रह गया था और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मयंक को ही देखे जा रहा था, मानो वो वहां पर मयंक को न देखकर किसी भूत को देख रहा था। जितेंद्र, श्रीनिवास और वो एल्डर भी मयंक और उसके भाले के नोक पर पड़े अभिनेंद्र को ही देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मयंक ने अभिनेंद्र को इतनी आसानी से हराने में कामयाब रहा था।
पहाड़ी परिवार के सभी लोग अच्छे से जानते थे कि अभिनेंद्र कितना ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर है, और उसने जिस तलवार और तकनीक का इस्तेमाल किया था, पता नहीं उस तलवार से उस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कितने बिस्टों और आदमियों को हरा चुका था, लेकिन यहाँ पर तो वो मयंक के हाथों इतनी आसानी से हार गया था। श्रीनिवास अपनी आंखों में अविश्वास के साथ मयंक को देखते हुए मन ही मन कहता है, इस लड़के ने अभिनेंद्र के उस तलवार को दिया और उसे हराने में भी कामयाब रहा। सच में ये लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है। खैर, मयंक ने अभिनेंद्र को हराने के बाद उसको उठाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। मयंक को अपनी तरफ हाथ बढ़ाते देखकर अभिनेंद्र भी उसका हाथ पकड़ते हुए उठता है, जिसके बाद वो दोनों उस प्रैक्टिस अरेना के बाहर आ जाते हैं। अरेना से बाहर आने के बाद अभिलाष मयंक के पास जाते हुए उससे पूछता है, मयंक क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है न? जिस पर मयंक अपना सिर खुजाते हुए और एक झूठी हंसी हंसते हुए बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, इतनी आसानी से मैं घायल थोड़ी ना हो जाऊंगा, लेकिन यही बात मैं बड़े भाई अभिनेंद्र के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ी चोट आई है। मयंक के मुंह से अभिनेंद्र को लगी चोट के बारे में सुनकर अभिलाष उसकी तरफ मुड़ता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें बताया गया था न कि ये एक फ्रेंडली फाइट है, तो फिर तुमने मयंक पर इतना शक्तिशाली हमला क्यों किया? अभिलाष को खुद पर ऐसे गुस्सा करते देखकर अभिनेंद्र अपना सिर नीचे कर लेता है और धीमी आवाज में उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं एक पल के लिए भूल गया था कि ये मुकाबला बस एक फ्रेंडली फाइट है, इसलिए ही मुझसे गलती हो गई। भूल गए थे? लेकिन तुम ये बात इतने कम समय में कैसे भूल सकते हो, बताओ मुझे? अभिलाष फिर एक बार उससे पूछता है। जिस पर अभिनेंद्र अपना सिर झुकाए ही बोला, वो जब कभी भी मैं अपने शरीर से खून निकलते देखता हूँ तो मैं अपनी शक्तियों पर अपना काबू खो देता हूँ, इसलिए ही मैंने मयंक पर इतना शक्तिशाली हमला कर दिया था। खैर, ऐसे ही कुछ देर अभिनेंद्र को डांटते और उस पर अपना गुस्सा करने के बाद अभिलाष भी शांत हो जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग एकेडमी के अंदर ही उपस्थित एक कैंटीन में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वहां पर खाना खा लेने के बाद अभिलाष और मयंक दोनों ही श्रीनिवास, जितेंद्र और पहाड़ी परिवार के बाकी सभी योद्धाओं के साथ कुछ और देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद वो दोनों वापस अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं। अगले दिन मयंक और अभिलाष दोनों ही एक प्रैक्टिस अरेना के पास जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि उन अरेना के पास पहले से ही पहाड़ी परिवार के सभी योद्धा थे। पहाड़ी परिवार के योद्धाओं के अलावा मयंक और अभिलाष ने वहां पर दो और लोगों को देखा, उनमें से लड़का जबकि एक लड़की थी। उस लड़की का वो गोल चेहरा, चेहरे पर चबी गाल और बड़ी बड़ी आंखें थी, जिस वजह से वो लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो लड़का था आनंद परिवार का सबसे काबिल योद्धा केशव, और वो लड़की केशव की गर्लफ्रेंड थी, जो कि यह पर उसके साथ ही आई थी। केशव भी मयंक और अभिलाष के टीम में ही था, जो कि फाइनल्स में उसके साथ मिलाकर लड़ने वाला था। मयंक और अभिलाष वहां जाने के बाद सभी से मिलते हैं और फिर वहीं पर अपना प्रैक्टिस करने में लग जाते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस करते हुए उन्हें पूरे 3 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद उन सबको पता चलता है कि फाइनल्स में उनका मुकाबला किन किन योद्धाओं के साथ है। आखिर क्या होने वाला है फाइनल्स में, और मयंक की टीम का किन किन लोगों से होने वाला है मुकाबला? क्या मयंक और उसकी टीम फाइनल्स में कर पाएगी अच्छा प्रदर्शन और बना पाएगी टॉप 10 में अपना जगह? एपिसोड 33 अकेडमी प्रतियोगिता के फाइनल चरण की शुरुआत। मयंक ने अभिनेंद्र को हरा दिया था, जिसके बाद मयंक और अभिलाष दोनों वापस अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं। अगले दिन जब वो दोनों श्रीनिवास और जितेंद्र के पास जाते हैं, तब वो वहां पर उनके टीम का 5वां योद्धा यानी केशव से मिलते हैं। केशव से मिलने के बाद मयंक, अभिलाष दोनों श्रीनिवास, जितेंद्र और केशव के साथ मिलकर अपना प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। उन सबको प्रैक्टिस करते हुए 3 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन उन सभी को फाइनल्स में किन किन योद्धाओं के टीम के साथ मुकाबला करना था, इसकी जानकारी मिल गई, जिसमें उन्हें पता चला उनकी टीम को जिस ग्रुप में रखा गया था उस ग्रुप में कुल 5 टीम थी। मयंक के टीम को उनके ग्रुप के सभी 4 टीमों के साथ मुकाबला करना था। मयंक के टीम का पहला मुकाबला जिस टीम के साथ था, उस टीम के सभी 5 योद्धा 4 अलग अलग परिवारों से संबंध रखते थे, और वो सभी योद्धा अपने परिवार के सबसे काबिल और ताकतवर योद्धा थे। मयंक के टीम का दूसरा मुकाबला जिस टीम के साथ था, उस टीम में शर्मा परिवार के 3 योद्धा थे। मयंक ने प्रतियोगिता के पहले चरण के अपने पहले मुकाबले में ही शर्मा परिवार के रोहन को हराया था। रोहन को हराने के बाद मयंक ने इस परिवार के बारे में बहुत कुछ सुना था कि शर्मा परिवार एक बहुत ही ताकतवर और बड़ा परिवार है, इसलिए ही जब उसने सुना कि इस परिवार के 3 योद्धा फाइनल्स तक पहुंचने में कामयाब रहे, तब उसको जरा भी हैरानी नहीं हुई। लेकिन जब मयंक ने सुना कि उनका तीसरा मुकाबला किन योद्धाओं के साथ था, तब उसके माथे पर चिंता की लकीरें दिखाने लगी। इसकी वजह थी कि उनका तीसरा मुकाबला जिस टीम से होने वाला था, उस टीम में रावत परिवार के 2 योद्धा थे।
रावत परिवार के ये दोनों योद्धा कोई और नहीं बल्कि अभिनाश का बड़ा भाई राजीव और उसके परिवार का ही एक जीनियस योद्धा था, जिसकी शक्तियां नई पीढ़ी के योद्धाओं में सबसे अधिक थी। उन दोनों के अलावा उस टीम में सिंह परिवार का भी एक योद्धा था जिसकी शक्तियां भी बहुत ज्यादा थी। रावत परिवार और सिंह परिवार का रिश्ता बहुत अच्छा था और वो दोनों ही परिवारों के योद्धाओं को अक्सर ही एक साथ में देखा जाता था। खैर, इन 3 मुकाबलों के बाद मयंक की टीम का चौथा मुकाबला जिन योद्धाओं के साथ था, उस टीम के सभी योद्धा का इस पूरे अकेडमी प्रतियोगिता के अंदर सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा था और उन सब ने अपने एक भी मुकाबले नहीं हारे थे और सभी को बड़े ही आसानी से हरा दिया था। खैर, जिस दिन मुकाबले की ये लिस्ट आई उस दिन सबको ये भी पता चला कि मुकाबला आज से ठीक 5 दिन बाद शुरू होंगे, इसलिए सभी योद्धा प्रतियोगिता के फाइनल चरण में अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन दिखने के लिए तैयार हो गए। जल्द ही 5 दिन बीत गए और आखिरकार वो दिन आया जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। चाहे वो लोग मुकाबला करने वाले योद्धा हो या फिर उन मुकाबलों को देखने वाले दर्शक, सभी लोग आज के दिन के लिए बेताब और बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे। आज पूरा अरेना दर्शकों से भरा हुआ था और चारों तरफ बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। चारों तरफ मची उन अनगिनत आवाजों के शोर में प्रतियोगिता के फाइनल्स में पहुंचे योद्धाओं की ही बात हो रही थी, जिसे साफ साफ सुना जा सकता था। आज के दिन अरेना के अंदर बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा जा सकता था जिनकी शक्तियां बहुत ज्यादा थी और वो लोग अपने परिवार के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर लोगों में शामिल थे। आज वहां पर तो कुछ बड़े परिवारों और कबीलों के ताकतवर एल्डर्स और लीडर्स भी आए हुए थे ताकि वो अपने परिवार के योद्धाओं का मुकाबला देख सके। जब लोगों ने उन बड़े परिवार से लोगों को पहचाना तब वो सभी उनके बारे में बातें करने लगे। इसकी वजह ये थी क्योंकि वो लोग जो आज यहाँ पर आए थे वो कभी भी किसी के सामने नहीं आते थे और हमेशा ही ऐसे जगहों से दूर रहते थे, लेकिन आज जब सभी लोगों ने उन सब को देखा तब उनको हैरानी हुई, इसलिए वो सभी उनके बारे में बातें करने लगे। वही उस अरेना के एक तरफ एक उच्च मंच बना हुआ था और उस मंच पर 7 कुर्सियां लगी हुई थी। उस मंच पर लगे उन कुर्सियों पर कुल 7 लोग बैठे हुए थे। उन लोगों के बीचों बीच एक औरत, जबकि उसके अगल बगल 4 बूढ़े और 2 अधेड़ उम्र के आदमी बैठे हुए थे। वो सभी लोग जो वहां पर बैठे थे उनके आसपास उनके शक्तियों का बेहद ही शक्तिशाली ऑरा फैला हुआ था। उस मंच पर रखे बीच वाली कुर्सी पर बैठी उस औरत ने नीले रंग का गाउन पहना हुआ था और उस औरत की उम्र यही कुछ 30 या 35 साल लग रही थी, लेकिन उस औरत के आसपास से निकल रही शक्तियों का ऑरा वहां पर उपस्थित सभी लोगों से ज्यादा शक्तिशाली महसूस हो रहा था। वहां बैठे उन बूढ़ों आदमियों में से एक बूढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी हो चुकी आवाज में अपने पास ही बैठे अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, क्या तुमने पता किया उन लड़कों के बारे में जो उस दिन मुकाबला कर रहे थे और मैंने तुम्हें जिसके बारे में बताया था, वो दोनों लड़के कौन है और किस परिवार के ताल्लुकात रखते हैं? जिस पर वो अधेड़ उम्र का आदमी पहले तो उन सब के बीच में बैठी उस औरत को देखता है, फिर सवाल पूछने वाले उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए उन्हें बताता है, जी वरिष्ठ, मैंने पता किया उन दोनों लड़कों के बारे में। उनमें से एक लड़का जिसने अपनी 2 तलवार तकनीकों को एक साथ मर्ज किया था, उस लड़के का नाम दिलीप कुमार है और वो कुमार परिवार के एक सैनिक का बेटा है। कुमार परिवार एक बहुत ही छोटा और कमजोर परिवार है जो रावत परिवार के से जुड़ा हुआ है। जब मैं उस लड़के के बारे में पता कर रहा था तब मुझे पता चला कि बहुत समय पहले कुमार परिवार भी एक बड़ा और ताकतवर परिवार हुआ करता था, लेकिन आज से लगभग 2 सदी पहले अचानक से ही उस समय के सभी ताकतवर और शक्तिशाली परिवारों को खत्म कर दिया गया। उन परिवारों में कई परिवार ऐसे थे जो उस घटना के बाद कभी दिखे ही नहीं, जबकि कुछ परिवार जो दिखे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे। उन्हीं कमजोर परिवारों में से ही एक कुमार परिवार भी है। और वो दूसरा लड़का जिसने इस लड़के के साथ मुकाबला किया था, एक बार फिर वो बूढ़ा आदमी पूछता है। तो वो आदमी उन्हें बताता है, वो दूसरा लड़का जो उस मुकाबले में था उसका नाम मयंक है और वो साहनी परिवार के हेड राजा किशोर का छोटा बेटा है। साहनी परिवार का नाम सुनते ही वहां पर बैठे सभी आदमियों के आंखों में एक चमक नजर आने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद ही उनके आंखों की वो चमक गायब हो जाती है और उन सभी के चेहरे पर एक डर और खौफ नजर आने लगता है। उन सभी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कुछ ऐसा याद आ गया हो जिसे सोचने भर से ही उनको डर लगने लगता हो और उनका शरीर कांपने लगता हो। उस अधेड़ उम्र के आदमी की बात सुनकर किनारे पर बैठा एक बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसने अपने सिर पर एक बांस की बनी हुई टोपी पहन रखी थी, वो अपनी बूढ़ी हो चुकी आवाज में हैरानी लेकिन कंफ्यूजन के साथ कुछ सोचते हुए कहता है, साहनी परिवार के हेड राजा किशोर का छोटा बेटा, क्या नाम बताया तुमने? हाँ मयंक, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस बूढ़े आदमी को ऐसे अचानक से बीच में बोलते देखकर पहले वाला बूढ़ा आदमी उस दूसरे बूढ़े आदमी से पूछता है, क्यों, क्या हो गया बूढ़े धनविराज? तुम उस लड़के के बारे में कुछ जानते हो क्या जो तुम इतने हैरान नजर आ रहे हो?
जिस पर वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम धनविराज था उन सब से अपनी बूढ़ी आवाज में ही बताता है, भले ही मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मुझसे ठीक तरह से चला भी न जाता हो, लेकिन मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। मुझे याद आ रहा है कि राजा किशोर के बस 2 लड़के और 1 लड़की थी। इतना कहने के बाद वो कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे कहते हैं, राजा किशोर का पहला लड़का वो था जिसने पिछली बार हुई प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था और तुम सबके साथ ही गया था। जिसके बाद उनकी 1 लड़की है और वो अभी इसी एकेडमी के अंदर तलवारबाजी का ट्रेनिंग करती है। उन दोनों के अलावा राजा किशोर का बस 1 ही लड़का बचा, वो सबसे छोटा है, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है उस हिसाब से वो लड़का एक बहुत ही साधारण का लड़का है, जिसके पास कोई साधना का आधार भी नहीं है। इतना कहने के बाद वो एक बार फिर रुकते हैं और एक गहरी सांस लेने के बाद उन सबको आगे बताते हैं, मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि आज से लगभग 4 साल पहले राजा किशोर मेरे पास आए थे, एक रिक्वेस्ट लेकर के उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनके बेटे को इस एकेडमी में तलवारबाजी सीखने के लिए अप्रूवल दे दूं। उस समय मैंने राजा किशोर से बात की थी और उन्होंने मुझे बताया था कि उनके छोटे बेटे के पास साधना का कोई आधार नहीं है, इसलिए वो साधना नहीं कर सकता, फिर भी वो अपने बेटे को तलवारबाजी सीखना चाहते थे। इसलिए ही वो मेरे पास आए थे ताकि मैं उनके छोटे बेटे मयंक को इस एकेडमी के अंदर तलवारबाजी सीखने का एक मौका दे दूं। उस समय पर ही वो घटना हुआ था, इसलिए ही मैं उनकी इस रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाया और उनके छोटे बेटे को भी इस एकेडमी के अंदर तलवारबाजी सीखने के लिए अप्रूवल दे दिया। असल में उस समय साहनी परिवार के हेड यानी मयंक के पापा राजा किशोर उस बूढ़े आदमी से ये रिक्वेस्ट इसलिए करने आए थे क्योंकि एकेडमी ऑफ ग्रेट स्वॉर्ड्समैनशिप के अंदर केवल वो योद्धा ही तलवारबाजी सीख सकते थे जिनके पास साधना का आधार हो और उसकी शक्तियां मार्शल आर्ट्स के लेवल 3 पर हो। खैर, जब उस बूढ़े आदमी ने सबको बताया कि राजा किशोर के छोटे बेटे यानी मयंक के पास साधना का कोई आधार नहीं है, तब सभी लोग कंफ्यूज नजर आने लगे, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से मयंक को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते देखा था। इसलिए ही जब धनविराज ने उन्हें बताया कि मयंक के पास कोई साधना का आधार नहीं है, तो वो सभी लोग उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखने लगे ताकि वो ही अब सबके इस कंफ्यूजन को दूर कर सके। सबको अपनी तरफ देखते देखकर वो आदमी सबको बताता है, वरिष्ठ धनविराज ने बिल्कुल सही कहा, आज से लगभग 4 महीने पहले तक मयंक के पास साधना का कोई आधार नहीं था और न ही वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन 4 महीने पहले ही एक रात अचानक से ही उसकी शक्तियां जागृत हो गई और एक हैरानी की बात यह है कि इस लड़के की शक्तियां उसके शक्ति जागरण के समय पर ही चक्रीय लेवल पर थी। उस अधेड़ उम्र के आदमी की बात सुनकर वहां पर सभी के मुंह हैरानी में खुल गए और वो सब कहने लगे, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आखिर कोई लड़का अपनी शक्तियों को 16 साल के उम्र में कैसे जागृत कर सकता है, वो चक्रीय लेवल की शक्तियों के साथ? आखिर कौन है ये सातों लोग और क्यों पता कर रहे हैं मयंक और दिलीप के बारे में? आखिर कौन सी घटना हुई थी 3 साल पहले और क्यों आश्चर्यचकित हो गए थे वो सभी साहनी परिवार का नाम सुनकर? ये सभी लोग कैसे जानते हैं थे मयंक के बड़े भाई और उसके पापा राजा किशोर को? एपिसोड 34 प्रतियोगिता के फाइनल चरण का पहला मुकाबला। जब धनविराज ने सबको मयंक के बारे में बताया तो उसकी बात पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। हो भी तो कैसे, आखिर उन्होंने खुद अपनी आंखों से मयंक को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते देखा था। लेकिन जब उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मयंक के बारे सब कुछ बताया तब सबको हैरानी हुई। उन सभी को हैरानी हुई क्योंकि इस दुनिया में कोई योद्धा अपनी शक्तियां को 5 साल से 10 साल की उम्र में ही जागृत कर लेते हैं, लेकिन मयंक की उम्र अभी 16 साल है और इतनी अधिक उम्र में अपनी शक्तियों चक्रीय लेवल की शक्तियों के साथ जागृत करने वाले किसी के बारे उन्होंने पहली बार सुना था, इसलिए वो सब हैरान थे। खैर, वो सभी लोग ऐसे ही कुछ देर तक मयंक के बारे में बात करते रहे और हैरान होते रहे। वो सभी जितना मयंक के बारे में जान रहे थे उन सबको उतनी ही हैरानी हो रही थी। इन सभी 7 लोगों में से वो औरत जो सबसे बीच वाली कुर्सी पर बैठी थी, वो इस एकेडमी ऑफ ग्रेट स्वॉर्ड्समैनशिप की हेड मास्टर थी, जो कि चुपचाप अपनी आंखें बंद किए हुए कुर्सी बैठी थी और वहां पर हो रही सभी बातों को सुन रही थी। उनके पास में बैठे सभी 6 लोगों में से 3 लोग हायर एकेडमी से आए ग्रेट एल्डर्स, जबकि बाकी के 3 लोग इस एकेडमी ऑफ ग्रेट स्वॉर्ड्समैनशिप के सीनियर एल्डर्स थे। उस दिन जब मयंक और दिलीप का मुकाबला हुआ था तो हायर एकेडमी से हुए इन ग्रेट एल्डर्स ने ही उन सब के आगे अपनी शक्तियों की मदद से कवच को बनाया था ताकि वो सब घायल न हो सके। खैर, जल्दी ही प्रतियोगिता के फाइनल्स का पहला मुकाबला शुरू करने का ऐलान हुआ। उस मुकाबले का ऐलान होते ही पूरे अरेना के अंदर बैठे सभी लोगों की चल बातें एकदम से रुक जाती है और उसी के साथ वहां पर हो रहा शोर भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग अरेना के अंदर देखने लगते हैं। अरेना के अंदर पहले 5 लड़के आते हैं,
जो लड़के अभी अभी यहाँ आए थे उन सब को देखकर लोग एक बार फिर अपनी बातें शुरू कर देते हैं। एक आदमी कहता है, अरे ये भट्ट परिवार का मनु भट्ट है ना, मैंने सुना है कि ये पूरे भट्ट परिवार का सबसे काबिल योद्धा है। अरे उसे छोड़ो, उसके बगल में खड़े उन दोनों लड़कों को देखो, वो दोनों कारा कबीला और झावरी परिवार के किशुन और गरुणा है। मैंने सुना है कि इन दोनों की ही शक्तियां चक्रीय लेवल 2 के टॉप पर है। इन दोनों ने लगभग 2 साल पहले ही इस लेवल पर पहुंच गए थे। वही पास बैठा दूसरा आदमी कहता है। अरेना के अंदर आए उन 5 लड़कों को देखकर लोगों के बीच ऐसे ही बातें हो रही थी कि 5 लड़कियां चलते हुए उस अरेना के अंदर आती है। वो सभी लड़कियां जो अभी अभी अरेना के अंदर आई थी वो सब दिखने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन खूबसूरत होने के बावजूद उस समय पर उन सभी के शरीर से बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर शक्तियों का ऑरा निकल रहा था, जो उनके आगे बढ़ने के साथ साथ पूरे अरेना के अंदर फैलता जा रहा था। मयंक भी दर्शकों के बीच साहनी परिवार के लोगों के साथ बैठकर वो मुकाबला देख रहा था। उसके पास में ही अभिलाष, श्रीनिवास और उनकी टीम के बाकी सभी साथी बैठे हुए थे जो कि मयंक के साथ ही वो मुकाबला देख रहे थे। उनकी टीम का भी आज मुकाबला था जो कि 3 मुकाबलों के बाद चौथे नंबर पर था, इसलिए वो सभी वहां पर बैठकर हो रहे उन मुकाबलों को देख रहे थे। उन सभी लड़कियों को अरेना में आते देखकर मयंक मुस्कुराते हुए अभिलाष की तरफ देखता है और उसे छेड़ते हुए कहता है, बड़े भाई अभिलाष, आज अर्पिता दीदी मुकाबला करने आई है, लेकिन फिर भी वो कितनी खूबसूरत लग रही है ना। मयंक की बात सुनकर अभिलाष का चेहरा लाल पड़ने लगता है और वो मयंक से अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, अरे ये तू मुझसे क्यों कह रहा है, वो खूबसूरत लग रही है तो उसमें मैं क्या करूं। ये कहते हुए अभिलाष बार बार इधर उधर देख रहा था। अभिलाष को शर्माते और ऐसे व्यवहार करते देखकर वहां बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं, जबकि अभिलाष का चेहरा उन सभी को हंसते देखकर शर्म से पूरी तरह से लाल हो जाता है और वो अपना सिर सहलाने लगता है। अभिलाष को ऐसे शर्मते देखकर केशव, जो वहीं पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बड़े, आप ऐसे लड़कियों के जैसे क्यों शर्मा रहे हो। तो अभिलाष उससे कहता है, अरे मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ, वो तो बस। इतना कहते कहते वो रुक जाता है, जिसके बाद वो उन सभी को देखते हुए उनसे कहता है, देखो तुम सब अभी इसके बारे में बात नहीं करो न और ध्यान से मुकाबला देखो। बीते इन कुछ दिनों में ही उन सभी के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो सब एक दूसरे के बारे अच्छे से जानने और समझने लगे थे। अभिलाष की बात मानते हुए सभी ने मुकाबले पर ध्यान देना शुरू किया और अरेना के अंदर खड़े सभी को देखने लगे जो अब लड़ने के लिए तैयार थे। वो 5 लड़कियां जो अभी अरेना के अंदर आई वो कोई और नहीं बल्कि अर्पिता, विनीता, रितिका, सिया और विशाखा थी, जिनका आज पहला मुकाबला था। उन सभी के अरेना में आ जाने के बाद वो मुकाबला शुरू हुआ और वो 5 लड़कियां एक झटके अपनी शरीर से तेज रफ्तार में शक्तियां निकालना शुरू कर दिया। उन सभी लड़कियों के शरीर से निकल रही इतनी ज्यादा शक्तियों को देखकर उस अरेना के अंदर खड़े 5 लड़के हैरान हो गए, क्योंकि उन सभी लड़कियों के शरीर से निकल रही शक्तियां बहुत ज्यादा थी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद विनीता और अर्पिता, इन दोनों ने ही अपना लेवल पार कर लिया था और अब उन दोनों को शक्तियां चक्रीय लेवल 3 पर थी। उनकी टीम की 2 और लड़कियां रितिका और सिया की शक्तियां भी चक्रीय लेवल 3 पर थी और विशाखा की शक्तियां चक्रीय लेवल 2 के टॉप पर थी, जबकि उन लड़कों के टीम केवल 2 लड़के मनु और गरुणा की शक्तियां ही चक्रीय लेवल 3 पर थी, जबकि बाकी सभी की शक्तियां चक्रीय लेवल 2 पर ही थी। यही कारण था कि वो सभी लड़के उन लड़कियों के शरीर से निकल रही इतनी ज्यादा शक्तियों को देखकर हैरान थे। खैर, इस मुकाबले के शुरू होते ही सभी लड़कियां उन लड़कों पर हावी हो गई और 15 मिनट के अंदर ही उन सभी लड़कियों ने इन सभी लड़कों को बहुत आसानी से हरा दिया। मयंक और उसके सभी दोस्त बड़े ध्यान से उस मुकाबले को देख रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों पर आज बार बार मयंक का ध्यान विनीता पर जा रहा था और उसको हर बार विनीता के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। बार बार अपना ध्यान विनीता पर जाते और उसके साथ बिताए सारे पल याद आते देखकर मयंक अपना सिर झटकते हुए खुद से कहता है, अरे यार, आज मुझे बार बार विनीता के साथ बिताए हुए पल क्यों याद आ रहे हैं। आखिर मुझे हुआ क्या है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मयंक को ऐसे खुद से बड़बड़ाते देखकर उसके पास में ही बैठा अभिलाष उससे पूछता है, क्या हुआ मयंक, क्या तुम ठीक हो। जिस पर मयंक अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, जी बड़े भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर, पहले मुकाबले के खत्म होने बाद जल्द ही दूसरा मुकाबला शुरू हुआ। दूसरा मुकाबला मयंक की टीम के ही ग्रुप का मुकाबला था। उस मुकाबले में शर्मा परिवार के योद्धा जिस टीम में थे वो और रावत परिवार के योद्धा जिस टीम में थे, उन दोनों टीमों के बीच मुकाबला होने वाला था।
उस मुकाबले के शुरू होते ही दोनों टीम्स के सभी 10 योद्धा अपनी शरीर से शक्तियां निकलते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे और एक दूसरे पर हमला करने लगे। मयंक और उसकी टीम के सभी साथी भी बड़े ध्यान से उनके इस मुकाबले को देख रहे थे, क्योंकि वो सभी अरेना के अंदर लड़ रहे सभी 10 योद्धाओं के अंदर कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनका भी इन सभी योद्धाओं के साथ मुकाबला होने वाला था, इसलिए ही वो सब इस मुकाबले को बड़े ध्यान से देख रहे थे और उनके लड़ाई तकनीकों और लड़ाई करने के तरीकों में कमियां देखने की कोशिश कर रहे थे। वही उस मुकाबले को देख रहे दर्शकों के बीच एक जगह पर 5 लोग बैठे हुए थे। उन 5 लोगों के बीच में बैठा एक आदमी जिसके सफेद बॉल थे। उस आदमी के बॉल सफेद बाद होने के बावजूद भी उस आदमी के चेहरे पर कोई झुर्री नहीं थी और उस आदमी के चेहरे पर किसी जवान आदमी की तरह चमक और निखर थी। उस आदमी के बगल के 2 अधेड़ उम्र के आदमी जबकि को लड़के जिनकी उम्र लगभग 25 या 26 साल होगी बैठे थे। वो सभी लोग अरेना के अंदर चल रहे मुकाबले को न देखकर उस अरेना के अंदर बने उस ऊंचे से मंच पर बैठे लोगों को देख रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का उबासी लेते हुए अपने पास बैठे सभी से कहता है, मुझे तो ये बोरिंग मुकाबले देखते देखते नींद आने लगी है। मैं अब और ये बोरी जी से मुकाबले मैं नहीं देख सकता। इतना कहने के बाद वो लड़का उस तरफ देखता है जिस पर मयंक और उसके साथी बैठे हुए थे और फिर अपने पास बैठे उस सफेद बालों वाले आदमी की तरफ देखता है। जिसके बाद वो उनसे एक बार फिर कहता है, वरिष्ठ, हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे, जल्दी से उस काम को खत्म करते हैं और वापस चलते हैं ना। उस लड़के की बात सुनकर पास में बैठा अधेड़ उम्र का आदमी उस लड़के की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हम यहाँ पर वही कर रहे जो हमें करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है, इसलिए तुम बस चुप रहकर इन मुकाबलों को देखो। उस आदमी की बात सुनकर वो लड़का चुप हो जाता है और एक बार फिर से इस तरफ देखने लगता है जिधर मयंक बैठा हुआ था। जिसके बाद वो खुद से कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा उनके साथ में क्या रिश्ता है, लेकिन तुम बहुत लकी हो जो वो तुम्हारे लिए इतना प्रोटेक्टिव है। वही अरेना के अंदर चल रहा मुकाबला अब अपने अंतिम चरण पर आ गया था। वो मुकाबला और कुछ देर चलता है, जिसके बाद वो मुकाबला खत्म हो जाता है। उस मुकाबले को रावत परिवार के योद्धाओं वाली टीम ने जीत लिया था। उस मुकाबले के खत्म होने के कुछ देर बाद अगला मुकाबला शुरू होता है। उस मुकाबले के शुरू होते ही सभी योद्धा एक दूसरे पर अपने हथियारों की मदद से शक्तिशाली और ताकतवर हमले करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप उस मुकाबले को लड़ रहे सभी योद्धाओं की शक्तियां जल्द ही समाप्त हो जाती है और वो मुकाबला भी खत्म हो जाता है। 3 मुकाबलों के खत्म हो जाने के बाद इस अरेना के अंदर अगले मुकाबले का ऐलान होता है, जो कि मयंक की टीम का होने वाला था। अपनी बारी आते ही मयंक और उसके साथी अपने जगह से खड़े होते हैं और चलते हुए अरेना के अंदर आ जाते हैं। उनके अरेना के अंदर आने के बाद 5 और योद्धा उस अरेना के अंदर आते हैं। उन योद्धाओं में से 4 लड़के जबकि एक लड़की थी जिसने अपने हाथों में एक काले रंग का हंटर पकड़ा हुआ था। अरेना के अंदर आने के बाद वो सभी मयंक और उसकी टीम के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। क्या होगा आगे इस प्रतियोगिता में? क्या मयंक और उसकी टीम जीत दर्ज करेंगे फेलस के अपने पहले मुकाबले में और बना पाएगी अपना जगह टॉप 10 योद्धाओं में? आखिर कौन है वो 5 लोग और किसके कहने पर आए हैं यहाँ पर मयंक की रक्षा करने के लिए? एपिसोड 35। मयंक और उसकी टीम ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया। 3 मुकाबलों के खत्म हो जाने के बाद अगला मुकाबले का ऐलान हुआ जो मयंक और उसके टीम का था। अपनी बारी आते ही सभी लोग अपने जगह पर खड़े हुए और अरेना के अंदर जाने लगे। सभी जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा केशव अपने पास बैठी लड़की के गालों पर हाथ रखता है और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए उससे कहता है, पल्लवी, तुम देखती रहना कैसे मैं सबको हारता हूं। केशव की बात सुनकर पल्लवी अपनी बड़ी और खूबसूरत आंखों की पलकों को झपकते हुए हमें अपना सिर हिलाती है और केशव से अपनी पतली लेकिन यकीन से भरी आवाज में कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं देखूंगी तुम्हारे इस मुकाबले को। पल्लवी से इतना कहने और उसकी बात सुनने के बाद केशव वहां से मुड़ता है और अपने आगे चल रहे अपने सभी साथियों के साथ अरेना के अंदर आ जाता है। उनके अरेना के अंदर आ जाने के बाद 4 लड़के और उनके साथ एक लड़की अरेना के अंदर आते हैं। उन सभी लड़कों और उस लड़की की उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच थी। उन सभी लड़कों ने अपने अपने हाथों में अपने हथियार, जबकि उस लड़की ने अपने हाथ में एक काले रंग का हंटर पकड़ा हुआ था। सभी योद्धाओं के अरेना में आ जाने के बाद मुकाबले को शुरू करने का ऐलान होता है। मुकाबला शुरू होते ही उस दूसरी टीम सभी योद्धाओं ने अपने शरीर से तेज रफ्तार में शक्तियां निकालना शुरू कर दिया। उन सब की शक्तियां उनके शरीर से बाहर निकलते ही वहां अरेना के अंदर उनकी शक्तियों से निकल रहा शक्तिशाली और खतरनाक और फैल जाता है। उन सभी के शरीर से निकल रहे शक्तियों के ऑरा को महसूस कर मयंक हैरान होते हुए मन ही मन कहता है, बाप रे, इन सब के शरीर से निकल रही ये शक्तियां तो सच में बहुत ज्यादा है। जिसके बाद वो इस लड़की और एक लड़के को देखते हुए एक बार फिर कहता है, इन दोनों की शक्तियां तो लगभग अभिलाष भाई जितनी है।
मयंक जिन दोनों की शक्तियों के बारे में कह रहा था वो वही लड़की और दूसरा एक लड़का था। उन दोनों की ही शक्तियां चक्रीय लेवल 3 पर थी, जबकि बाकी के बचे 3 योद्धाओं की शक्तियां अभी चक्रीय लेवल 2 पर ही थी। उन सभी योद्धाओं की शक्तियों को महसूस करने के बाद अभिलाष अपने चेहरे पर एक गंभीरता लाते हुए सबसे कहता है, आज हमारा इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहला मुकाबला है, इसलिए हम सबको ध्यान से और एक दूसरे का साथ देते लड़ना होगा। जिसके बाद वो थोड़ी देर रुकता है, जिसके बाद वो सबको देखते हुए फिर से कहता है, भले ही हमने एक साथ मिलकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है, लेकिन फिर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम ये मुकाबला न हारे। अभिलाष की बात सुनकर कर सभी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए एक साथ उससे कहते हैं, हम ये मुकाबला जीतेंगे। ये कहने के बाद वो सब भी अपनी शक्तियों को अपने शरीर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। उन सभी के ऐसा करते ही वहां पर फैला उन योद्धाओं के शक्तियों का ऑरा एक पल में खत्म हो गया और उन सबको अभिलाष, श्रीनिवास और केशव के शक्तियों के ऑरा से निकल रहा प्रेशर महसूस होने लगा। उनके शरीर से निकल रहा शक्तियों का ऑरा पूरे अरेना में चारों तरफ फैल जाती है। उन युवा योद्धाओं के शरीर से निकल रहे शक्तियों के इतने शक्तिशाली ऑरा को देखकर उस मुकाबले को देख रहे लोगों के बीच बातें शुरू हो जाती है। एक आदमी उत्साह के साथ अपने पास बैठे एक आदमी से कहता है, अरे भाई देखो तो जरा अरेना के अंदर उन लड़कों के शरीर से कितनी ज्यादा शक्तियां निकाल रही है, काश मैं भी उनके जितना शक्तिशाली होता। उस आदमी की बात सुनकर वो दूसरा आदमी इस पहले आदमी से हंसते हुए कहता है, हाँ क्या कहा तुमने? तुम उन सब के जितना शक्तिशाली होना चाहते हो? तुम्हारी ये बात सच में बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है। उस दूसरे आदमी को ऐसे खुद का मजाक उड़ाते देखकर वो पहला आदमी उससे पूछता है, तुम मेरे ऊपर ऐसे है क्यों रहे हो? मैंने तो बस उनके जितना शक्तिशाली होने की ही बात तो कही है। जिस पर वो दूसरा आदमी उसको बोलता है, क्योंकि उनके जैसा ताकतवर और शक्तिशाली होने के लिए हम जैसे आदमियों के अंदर टैलेंट और रिसोर्स का होना बहुत जरूरी है, जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। रिसोर्स के कमी के कारण ही तो तुम अभी तक मार्शल आर्ट्स लेवल 8 पर ही अटके हुए हो और अपने लेवल को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए। उस आदमी की ये बात सुनकर वो पहला आदमी एक बार फिर उससे कहता है, अरे अगर टैलेंट ही चाहिए होता तो वो लड़का देख रहे हो उसको, वो कभी भी इतना शक्तिशाली नहीं होता। वो आदमी अरेना के अंदर खड़े मयंक की ओर इशारा करते हुए उस दूसरे आदमी से कहता है, तुम देख रहे हो उस लड़के को, उसका नाम मयंक है और वो साहनी परिवार से संबंध रखता है। मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि उस लड़के के पास कोई टैलेंट नहीं था और वो लड़का एक नंबर का नकारा था। मैंने सुना है कि उस लड़के के पास कोई साधना का आधार भी नहीं था, लेकिन तुम आज ये देख सकते हो कि उस लड़के की शक्तियां हमसे कितनी ज्यादा है। जिस पर वो दूसरा आदमी उस पहले वाले आदमी से कहता है, हाँ सुना तो मैंने भी है उस लड़के के बारे में कि उसके पास कोई शक्तियां या फिर साधना का आधार कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो लड़का इतना शक्तिशाली बन गया है। वही उस अरेना के अंदर बने उस ऊंचे मंच पर बैठे उन बूढ़े आदमियों ने जब मयंक को देखा तब उनकी आंखों में चमक आ गई और वो बूढ़ा आदमी जिसने मयंक की जानकारी निकलने को कहा था, वो आदमी अरेना के अंदर खड़े मयंक को अपनी चमकती हुई आंखों से देखते हुए कहता है, आज हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए चलो देखते हैं कि तुम कितने काबिल हो। इतना कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए अपने पास बैठी उस औरत को देखता है जिसने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी और बस चुपचाप बैठी हुई थी। वही अरेना के अंदर सभी 10 योद्धा अपने अपने हथियारों को निकाल चुके थे और एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। एक दूसरे को देखते देखते ही वो सभी लड़ना शुरू कर देते हैं और अपने अपने हथियारों से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उस मुकाबले के शुरू होते ही सभी की निगाहें अरेना के अंदर लड़ रहे उन सभी लड़कों और उस मुकाबले पर ही टिक जाती है। अरेना के अंदर अभिलाष और श्रीनिवास ये दोनों उस दूसरी टीम के सबसे ताकतवर योद्धाओं के साथ, जबकि मयंक, जितेंद्र और केशव ये बाकी तीनों के साथ लड़ रहे थे। अभिलाष अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से अपने सामने वाले योद्धा के पास पहुंच जाता है और उस पर अपने तलवार से हमला करता है। अभिलाष की तलवार को अपनी तरफ आते देखकर वो लड़का अभिलाष की तलवार से बचने के लिए पीछे हटते हुए जल्दी से अपने हाथों में पकड़े फरसे को आगे करता है और अपनी तरफ बढ़ रही अभिलाष की तलवार को रोक लेता है। अभिलाष की तलवार को रोकने के बाद वो लड़का अपने फरसे को हवा में लहराता है और उसकी मदद से अभिलाष पर हमला कर देता है। उस लड़के का वो फरसा हवा को चीरते हुए अभिलाष की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उस लड़के के फरसे को अपनी तरफ आते देखकर अभिलाष मुस्कुराता है, जिसके बाद वो अपने तलवार को आगे करके उस फरसे को रोकते हुए उस लड़के से कहता है, तुम्हारा ये फरसा सच में बहुत अच्छा है, लेकिन तुम इस फरसे का इस्तेमाल इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए अभिलाष अपने तलवार की मदद से उस लड़के को पीछे की तरफ धक्का देता है
और अपनी जगह पर उछलते हुए उस पर अपने पैरों से हमला करता है। वही बाकी सभी भी अपने सामने खड़े योद्धाओं के साथ लड़ रहे थे और उन पर अपने हथियारों और तकनीकों की मदद से हमला करते जा रहे थे। मयंक भी अपने साथ लड़ रहे योद्धा पर अपने भाले की मदद से हमला करता जा रहा था और वो उस लड़के के करे हरैक हमले को रोकते जा रहा था। जल्द ही मौका देखकर मयंक अपने साथ लड़ रहे लड़के पर अपनी शार्प स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मयंक अपने भाले से हमला करता है। मयंक के भाले को अपनी तरफ आते देखकर वो लड़का अपनी बड़ी सी तलवार की मदद से अपनी तरफ आ रहे उस भाले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है और उसके हाथ पर मयंक के भाले से निकली शक्तियों से एक गहरा कट लग जाता है। मयंक के हमले से अपने हाथों पर कट लगते देखकर वो लड़का अपने ऊपर मयंक की शक्तियों का दबाव महसूस करने लगता है। वही इस मुकाबले को देखने आए लोग बिना अपनी पलकें झपकाए अरेना के अंदर हो रहे उस खतरनाक मुकाबले को देखते जा रहे थे और उस मुकाबले के बारे अपनी अपनी बातें बनाते जा रहे थे। मयंक अपने साथ लड़ ओवरलाइन 16 योद्धा को घायल करने के बाद रुकता नहीं है और उस पर बार बार अपने भाले की मदद से हमला करते जा रहा था। वो लड़का हर बार मयंक के भाले से बचते जा रहा था और पीछे हटता जा रहा था। उस लड़के को चोट लगने के बाद से ही वो लड़का पूरी तरह से दबाव में आ गया था। उस लड़के को अपने हमलों से बचते और खुद को पीछे करते देखकर मयंक अपना हमला और भी तेज कर देता है और आखिरकार एक बार फिर मयंक उस लड़के को अपने भाले से हिट करने में कामयाब रहता है। वही जितेंद्र और केशव भी अपने साथ लड़ रहे उन योद्धाओं पर पूरी तरह से हावी थे और उन पर अपने हमलों को करते ही जा रहे थे, जबकि अभिलाष और श्रीनिवास उन दोनों का मुकाबला बराबरी का हो रहा था। मयंक अपने साथ लड़ रहे उस योद्धा को एक बार हिट करने के बाद बिना रुके उस पर एक बार फिर अपने शार्प स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करता है। मयंक के इस हमले के करते ही उसके भाले से निकली शक्ति उस लड़के से टकरा जाती है और उस लड़के के मुंह से खून आने लगता है। उस लड़के को अपने किए हमले से और ज्यादा घायल करने के बाद मयंक अपनी स्पीड तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से उस लड़के के पास पहुंच जाता है। मयंक उस लड़के के पास पहुंचने के बाद अपने हाथों की मुट्ठी बनाता है और उसमें अपनी शक्तियां इकट्ठा करते हुए चिल्लाता है, फ्लेमिंग पंच। मयंक के इतना कहते ही उसके हाथों में इकट्ठा शक्तियां आग में बदलने लगती है। अपने हाथों की शक्तियों को आग में बदलते ही मयंक अपने उस मुक्के से उस लड़के पर हमला करता है। उसका वो हमला तेजी से आगे बढ़ते हुए इस लड़के को लगता है और वो लड़का उड़ते हुए दूर जा गिरता है। उस लड़के के गिरते ही मयंक एक बार फिर अपनी स्पीड तकनीक का इस्तेमाल करता है और तेजी आगे बढ़ते हुए उस लड़के के पास पहुंचकर अपना भाले का नोक उस लड़के को और कर देता है। मयंक ने अपने साथ लड़ रहे उस लड़के को हरा दिया था। मयंक को इतनी जल्दी अपने विरोधी को हराते और उसको जीतते देखकर उसके टीम के सभी योद्धाओं के अंदर अब एक अलग ही जुनून भर जाता था। अभिलाष, श्रीनिवास, केशव और जितेंद्र चारों भी अब बिना रुके अपने साथ लड़ रहे उन योद्धाओं पर हमला करने लगते हैं और फिर देखते ही देखते पहले केशव फिर जितेंद्र भी अपने साथ लड़ रहे योद्धाओं को हरा देते हैं। केशव और जितेंद्र को भी जीतते देखकर अभिलाष अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए एकदम उस लड़के के पास चला जाता है और उस पर अपने मुक्के से हमला करता है। अभिलाष का वो मुक्का उस लड़के को लगता है, वो भी नीचे जमीन पर गिर जाता है। अपने टीम के सभी 4 लड़कों को हारते देखकर वो लड़की भी अब रुक जाती है और श्रीनिवास से अपना हार मान लेती है। मयंक और उसकी टीम अपना पहला मुकाबला जीतने के बाद क्या करेंगे आगे? आखिर किसके साथ होने वाला है उनका अगला मुकाबला? क्या मयंक और उसकी टीम अपना अगला मुकाबला भी जीत जाएगी या फिर करना होगा उनको हार का सामना? क्या होगा आगे इस रोमांचक एकेडमी प्रतियोगिता के अंदर? एपिसोड 36। मयंक की दिल की धड़कनें तेज हो गई। मयंक ने जब अपने साथ लड़ रहे लड़के को हराया तब सभी के अंदर एक अलग ही जुनून सा आ गया और देखते ही देखते जितेंद्र और केशव ने भी अपने साथ लड़ रहे उन योद्धाओं को हरा दिया। उन तीनों के अपने साथ लड़ रहे योद्धाओं के हराने के बाद अभिलाष ने अभी अपने साथ लड़ रहे उस योद्धा को हरा दिया, जिसके बाद वो सभी श्रीनिवास को देखने लगे। श्रीनिवास और उस लड़की के बीच हो रहे मुकाबले के दौरान उन दोनों ने ही अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया था और एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दी थी। लेकिन जब उस लड़की ने देखा कि उसके टीम के सभी योद्धा सामने वाली टीम से हार गए तब वो लड़की भी रुक गई और उसने अपनी हार मान ली। क्योंकि मयंक और बाकी सभी ने पहले ही अपने साथ लड़ रहे लड़कों को हरा दिया था, इसलिए जब उस लड़की ने भी अपनी हार मान ली तब मयंक और उसकी टीम ने उस मुकाबले को जीत लिया था। वही उस मुकाबले को देख रहे सभी लोग हैरान थे। इसकी वजह ये थी क्योंकि मयंक और उसकी टीम बहुत ही कम समय में जीत गई थी और उन्होंने इस मुकाबले को 15 मिनट से भी कम समय में खत्म कर दिया था। उस मुकाबले को इतनी जल्दी खत्म होते देखकर उस मुकाबले को देख रहे सभी लोग हैरान थे। उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि फाइनल का कोई मुकाबला इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकता था।
वही उस मंच पर बैठे एल्डर्स भी उस मुकाबले को इतनी कम समय में खत्म होते देखकर थोड़े हैरान थे, लेकिन फिर वो सब मयंक और उसकी टीम की इतनी अच्छी लड़ते और उनकी तकनीकों की समझ देखकर वो खुश भी थे। इसलिए उनमें से वो अधेड़ उम्र का आदमी जिसने मयंक की जानकारी निकाली थी, वो अपने पास बैठे दोनों बूढ़े आदमियों की तरफ देखते उनसे कहता है, वरिष्ठ ओम और कारा, लगता है इस बार हमें यहाँ से बहुत ही अच्छे और शक्तिशाली योद्धा मिलने वाले हैं। उस आदमी की बात सुनकर वो दोनों बूढ़े आदमी, जिनका नाम ओम और कारा था और जो हायर एकेडमी से आए हुए ग्रेट एल्डर्स थे, वो दोनों मुस्कुराते हुए उस अधेड़ उम्र के आदमी से कहते हैं, तुमने ठीक कहा भद्रा, लगता है हमें इस बार कुछ ज्यादा ही ताकतवर और शक्तिशाली योद्धा मिलने वाले हैं, इसलिए अब की बार हम बहुत अच्छा करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि तुम्हें भी एक एल्डर बना दिया जाए। उन दोनों बूढ़े आदमियों की बात सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर बेइंतहा खुशी नजर आने लगी। खैर, मयंक और उसकी टीम ने अपना मुकाबला जीत लेने के बाद एक बार उस मंच की तरफ देखा जहां पर वो सभी एल्डर्स बैठे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने उधर देखते हुए ही अपने सिर झुकाए और फिर उस मैदान से चलते हुए बाहर निकल आए। उस अरेना से बाहर निकलने के बाद वो सभी एकेडमी के अंदर एक कमरे में आ जाते हैं। वो सभी यहाँ इसलिए आ गए थे क्योंकि आज के सभी मुकाबले समाप्त हो चुके थे और बाकी मुकाबले कल होने वाले थे। खैर, वहां आने के बाद वो सभी वहीं पर शाम तक रुकते हैं और अपनी खत्म हो चुकी शक्तियों को रिकवर करने के लिए ट्रेनिंग करते रहते हैं। शाम के समय वहां उनके पास नीरज आता है। उसने अपने हाथों में एक डब्बा ले रखा था। वो डब्बा बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन सभी को उसमें से एक जानी पहचानी महक को महसूस कर पा रहे थे। इसलिए ही वो सब नीरज से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीरज उन्हें कुछ न बताते हुए बस वो डब्बा उन्हें दे देता है और उनसे कहता है, तुम सब खुद ही चेक कर लो। नीरज मयंक का बॉडीगार्ड था, इसलिए ही वो अक्सर मयंक से साथ ही रहता था। मयंक के साथ रहने की वजह से सभी लोग उसको अच्छे से पहचानते और जानते थे। नीरज से वो डब्बा लेने के बाद वो सभी उत्सुक थे ये जानने के लिए कि आखिर उस डब्बे में क्या चीज है, इसलिए ही अभिलाष बिना देरी किए उस डिब्बे को खोलता है। उस डिब्बे को खोलने के बाद उसके अंदर रखी चीज को देखकर सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो सभी बहुत ज्यादा खुश नजर आने लगाते हैं। उन सभी के खुश होने की वजह थी उस डब्बे के अंदर रखी 10 छोटी छोटी बोतल, जिनके अंदर हल्के पीले रंग का लिक्विड भरा हुआ था। उस डब्बे के अंदर लिक्विड से भरे उन 10 बोतल को देखकर सभी लोग लगभग चिल्लाते हुए एक साथ बोलते हैं, एनर्जी फ्लूइड की 10 बोतल, क्या ये हमारे लिए है? जिस पर नीरज उनसे कहता है, हाँ, ये एनर्जी फ्लूइड की बोतल तुम सबके लिए ही है, जो मुझे एल्डर रविंद्र ने दिया तुम सबको देने के लिए। तो उस पर श्रीनिवास नीरज की तरफ देखते हुए उससे बोला, क्या ये एल्डर रविंद्र ने दिया है? लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा ना। तब नीरज उन सबको बताता है, नहीं नहीं, ये सभी लिक्विड की बोतल एकेडमी की तरफ से मिला है ताकि तुम सब अपनी चोटों को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सको। तो मयंक उससे पूछता है, लेकिन जितना मुझे पता है उस हिसाब से ये लिक्विड की बोतल किसी को तभी मिलती है जब किसी को चोट लगी होती है। हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये फाइनल चरण है जिसमें सभी टीम्स को हर रोज अपना मुकाबला लड़ना होगा। इसलिए ही ये बोतल सभी फाइनलिस्ट को दिया जाता है ताकि वो सभी जल्दी से ठीक हो सके और अपने अगले मुकाबले के लिए तैयार हो सके, नीरज कहता है। खैर, उस एनर्जी फ्लूइड की बोतल को लेने के बाद सभी ने बिना देरी किए एक एक बोतल को पी लेते हैं। उस लिक्विड को पीते ही उन सभी को अपने अंदर शक्तियां बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई महसूस होती है और उन सभी को अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगती है। अपने अंदर हो रहे उन बदलावों को महसूस करने के बाद वो सभी वही पालती मारकर साधना की मुद्रा में बैठ जाते हैं और पी हुई उस एनर्जी फ्लूइड की शक्तियों को निखार कर अपने शरीर के अंदर भरने लगते हैं। मयंक और बाकी सभी को उस एनर्जी फ्लूइड की शक्तियों को निखरते हुए पूरी रात बीत जाती। VEC 6 प्राइम उन सभी ने उन्हें मिली सभी 10 बोतल को आपस में बराबरी से बांट लिया था। जब अगली सुबह हुई तब उन सभी ने अपनी आंखें खोली और देखा तो सुबह हो चुकी थी। सभी लोग उठाने के बाद अपने शरीर के अंदर की शक्तियों को बढ़ा हुआ महसूस कर पा रहे थे। उस एनर्जी फ्लूइड को पीने और उसके अंदर की शक्तियों को निखारने के बाद उन सभी की शक्तियां पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। खैर, सभी लोग अपनी बढ़ी हुई उन शक्तियों को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। अपनी बढ़ी हुई शक्तियों को चेक करने के बाद वो सभी उस कमरे से निकलते हुए बैटल अरेना की तरफ चले जाते हैं। आज उनका फाइनल चरण में दूसरा मुकाबला था जो कि शर्मा परिवार के योद्धाओं वाली टीम के साथ था। उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीत लिया था और आज उन सबका दूसरा मुकाबला था। जब वो सभी बैटल अरेना पहुंचे तब उन्होंने देखा वहां पर पहले से बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और लोग तेजी से चलते हुए बैटल अरेना की तरफ ही जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि साहनी परिवार के लोग पहले से ही वहां अरेना के अंदर मौजूद है
उन्हें वहां पर देखकर मयंक, अभिलाष और बाकी सब उनके पास चले जाते हैं। वहां जाने के बाद उन सबने देखा कि वहां पर पहले से ही अर्पिता, विनीता और उनके साथ 2 और लड़कियां बैठी हुई थी। उन दोनों लड़कियों को ध्यान से देखने के बाद सभी ने उन दोनों लड़कियों को पहचान लिया। ये दोनों लड़कियां वही दोनों लड़कियां थी जो कल मुकाबले में अर्पिता और विनीता के साथ मिलकर लड़ी थी। वो दोनों लड़कियां कुशवाहा परिवार विशाखा और मंगोल परिवार की सिया थी। उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीत लिया था और आज उनका कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए ही वो सब यहाँ पर अर्पिता और विनीता के साथ आ गई थी। जब मयंक, अभिलाष और बाकी सब वहां पर पहुंचे तब अभिलाष ने अपने सभी साथियों को एक दूसरे से मिलवाया और फिर सभी लोग जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। उनके साथ साथ मयंक भी जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया और इन सब को बातें करते हुए सुनने लगा। मयंक के बैठने के बाद विनीता भी मयंक के पास गई और उसके बगल वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मयंक ने जब विनीता को अपने पास आकर बैठते देखा तब अचानक से ही उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगी और उसको अपनी सांसें फूलती हुई महसूस होने लगी। मयंक को उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मयंक को ऐसे तेजी से लंबी सांसें लेते देखकर विनीता ने पहले उसको एक बार देखा और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए उससे पूछी, मयंक मयंक क्या तुम ठीक हो? तुम ऐसे लंबी और गहरी सांसें क्यों ले रहे हो? विनीता के मयंक के हाथों को पकड़ते ही मयंक को बिजली के झटका लगने जैसा महसूस होता है और उसकी दिल की धड़कन और भी तेज हो जाती है। विनीता के स्पर्श से अपने शरीर के अंदर आ रहे इतने बदलाव देखकर मयंक मन ही मन कहता है, अरे यार ये मुझे क्या हो रहा है? मैं विनीता के स्पर्श से मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज कैसे हो गई और ये झटका ये क्या था? मयंक को उस समय कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा था, इसलिए वो विनीता के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। विनीता से ये कहते हुए मयंक की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा और उसी के साथ उसका पूरा चेहरा भी लाल पड़ गया था। मयंक को ऐसे लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलते और उसको ऐसे अजीब व्यवहार करते देखकर पहले तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वो सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। इन सभी को मयंक के ऊपर ऐसे हंसते देखकर विनीता भी अपना सिर नीचे करते हुए मुस्कुराने लगती है। खैर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहा और अरेना के अंदर लोग आते रहे, जिसके बाद आखिर वो समय आया जिसके लिए वो सभी लोग यहाँ इस अरेना के अंदर आए थे, यानी मुकाबला शुरू करने का समय होते ही पहले मुकाबले को शुरू किया जाता है, जो कि दूसरे ग्रुप यानी अर्पिता और विनीता के टीम के ग्रुप का मुकाबला था। उस मुकाबले के शुरू होने के बाद बहुत देर तक वो मुकाबला चलता रहा। जब वो मुकाबला खत्म हुआ तब उस दिन के अगले मुकाबले का ऐलान हुआ, जो कि किसी और का नहीं बल्कि मयंक और उसकी टीम का था। अपनी टीम की बारी आते ही मयंक, अभिलाष और बाकी सब भी अरेना के अंदर जाने के लिए खड़े होते हैं और अरेना के अंदर जाने लगते हैं। वो सभी आगे बढ़ते हुए अरेना के अंदर पहुंच जाते हैं। अरेना के अंदर जाने के बाद मयंक पीछे मुड़ते हुए विनीता को देखता है और अपने मन ही मन खुद से कहता है, जब मैं विनीता के पास था तब मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई थी? पहले जब विनीता और मैं एक साथ रहते थे तब मुझे ऐसा कुछ कभी नहीं होता था, लेकिन उस दिन जब हमारा मुकाबला रावत परिवार के उन 2 लड़कों के साथ थी, उस दिन जब से उसने मुझे गले से लगाया था, उस दिन के बाद मैं जब कभी भी विनीता से मिलता या देखता हूं तो मेरे साथ ये क्या होने लगता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे विनीता से नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं? ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या हुआ था मयंक को? क्यों वो जब कभी भी विनीता से मिलता था तब उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती थी? क्या मयंक और उसकी टीम जीत पाएगी इस मुकाबले को? एपिसोड 37, दूसरे मुकाबले में जीत। मयंक, अभिलाष और बाकी सब के अरेना में आने के कुछ देर बाद 5 लड़के चलाते हुए अरेना के अंदर आते हैं। अरेना के अंदर आते उन 5 लड़कों को देखकर मयंक और बाकी सबने पहचान लिया कि ये सब कौन है। वो 5 लड़के जो अभी अरेना के अंदर आए थे वो कोई और नहीं बल्कि वही थे जिन्होंने कल अपना मुकाबला रावत परिवार के योद्धाओं से हरा था और जिनके साथ आज मयंक की टीम का मुकाबला होने वाला था। खैर अरेना के अंदर आने के बाद वो 5 लड़के मयंक और उसके साथियों के सामने जाकर खड़े हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। उन सबको वहां आया देखकर अभिलाष पहले अच्छे से उन सभी देखता है, जिसके बाद वो अपने सभी साथियों की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में उनसे कहता है, श्रीनिवास, केशव और तुम सब ध्यान से सुनो। इन सभी लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग अभी कल के लगे चोटों से पूरा तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं। अभिलाष की बात सुनकर सभी ने अरेना के अंदर आए उन लड़कों की तरफ देखते हैं और सच में उन्हें दिखता है कि वो सभी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। अभिलाष आगे बोला, ये लोग क्योंकि अपना पहला मुकाबला नहीं जीत पाए और हार गए हैं,
इसलिए इन सब पर अभी बहुत दबाव होगा, क्योंकि फाइनल चरण में 2 हारों का मतलब इस प्रतियोगिता से लगभग बाहर होना ही होगा। ये लोग अपना पहला मुकाबला हार चुके, इसलिए ये लोग इस मुकाबले को जीतने के लिए हम पर अपने खास और शक्तिशाली तकनीकों और हमलों को करने से पहले ज्यादा नहीं सोचेंगे, इसलिए हम सभी को बड़े सावधानी और ध्यान देकर उनके सभी हमलों से बचते हुए मुकाबला करना होगा। इतना कहने के बाद वो रुकता और फिर अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोलता है, ये सभी भले ही अपने खास तकनीकों और शक्तिशाली हमलों को करते रहेंगे, लेकिन वो सभी ऐसे हमले करते समय बहुत सारी गलतियां भी करेंगे। इसलिए अगर हम सब डिफेंसिव होकर ये मुकाबला लड़ेंगे और उनको गलतियां करने के लिए मजबूर करेंगे, तब बहुत ज्यादा चांस है कि वो सभी गलतियां करें और हम उनकी उन गलतियों का फायदा उठाकर बड़े ही आसानी से हम उन सबको हरा देंगे। अभिलाष की कही हर बात सबने बड़े ध्यान से सुना था और इसलिए वो सभी अपना सिर है हिलाते हुए उसे हाँ कहते हैं और तैयार हो जाते हैं उनके साथ मुकाबला करने के लिए। वही वो सभी 5 योद्धा अभिलाष और बाकी सबको ऐसे बात करते देखकर समझ गए कि वो सभी हमारे प्रति कोई साजिश बना रहे हैं, इसलिए उनमें से लड़का जिसकी शक्तियां उन सब में सबसे अधिक थी, वो सबको अपने पास बुलाते हुए उन सभी से कहता है, देखो उन सभी लोगों ने हमारे लिए क्या साजिश बनाई ये हमें नहीं पता, इसलिए हम बिना रुके बस उन सभी पर हमला करते रहेंगे। वो लड़का जिसने ये बात कही वो शर्मा परिवार के नई पीढ़ी में सबसे ताकतवर योद्धा था, जिसने 24 साल की उम्र में ही अपनी शक्तियों को चक्रीय लेवल 3 पर ले आया था। खैर अरेना के अंदर खड़े सभी 10 योद्धाओं को लड़ने के लिए तैयार देखकर अनाउंसर मुकाबले को शुरू करने का ऐलान करता है। उस अनुसार के ये ऐलान करते ही अरेना के अंदर मुकाबला शुरू हो जाता है। अरेना के अंदर मुकाबले के शुरू होते ही उस मुकबल को देखने आए सभी लोग बड़े ही ध्यान से अरेना के अंदर लड़ रहे उन सभी लड़कों को देखने लगते हैं और जोर जोर से उन लड़कों का नाम लेने लगते हैं। वही अरेना के अंदर मयंक के सामने वाले लड़के ने अपने हाथों में एक तलवार पकड़ रखी थी और उस तलवार की मदद से मयंक पर हमले करते जा रहा था। मयंक उस लड़के के हमलों से बड़े ही सावधानी और ध्यान से अपने आप को सामने वाले योद्धा के सभी हमलों से बचाता जा रहा था। मयंक के सभी साथी भी बड़े सावधानी से अपने सामने वाले योद्धाओं के हमलों को रोकते हुए उनसे बचते जा रहे थे। उन सभी को अपने साथियों के हमलों से ऐसे बचते देखकर उस दूसरी टीम वो शर्मा परिवार का लड़का नाराज नजर आने लगता है। उसको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मयंक और उसके सभी साथी बस अपना बचाव करते जा रहे थे और उन पर अपना कोई भी जवाबी हमला नहीं कर रहे थे। वो सोचता है, अगर ये मुकाबला ऐसे ही चलता रहा, अगर हम सब ऐसे ही अपना हमला करते रहे और ये सभी लोग ऐसे ही अपना बचाव करते रहे, तब एक समय ऐसा आएगा जब हम सब की शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अगर हमारी शक्तियां खत्म हो गई तब हम सब कमजोर पड़ जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तब तो वो लोग हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाकर हम सभी अपना हमला कर देंगे और हमें हरा देंगे। कहीं न कहीं वो लड़का बिल्कुल सही ही सोच रहा था, क्योंकि अभिलाष ने भी सबको यही बताया था कि सभी लोग बस अपना बचाव करेंगे और सही मौका मिलने के बाद ही अपना हमला करेंगे। खैर वो लड़का किसी को भी हमला न करते देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए अपने टीम के साथियों से कहता है, सभी कोई ध्यान दो, ये लोग हम सभी पर हमला न करके बस अपना बचाव। लेकिन वो लड़का इससे पहले कि अपनी बात पूरी कर पाता उसे दिखाई देता है, उसकी टीम का एक लड़का उड़ते हुए दूर जा गिरता है। जिसके बाद वो लड़का इससे पहले कि वो भी पता नीले रंग के कपड़े पहने एक लड़का तेजी से आगे बढ़ते हुए उस लड़के के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर क्या हुआ वो कुछ समझ भी पता उससे पहले ही उसको अपने पास से खतरा महसूस होता और वो अपनी नजरें घुमाते हुए उस तरफ देखता है जिधर से उसको खतरा महसूस हो रहा था। उस लड़के ने जब अपनी नजरों को घुमाया तब उसने देखा कि शक्तियों से भरा एक मुक्का तेजी से आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ ही आ रहा है। अपनी तरफ आ रहे शक्तियों से भरे उस मुक्के को देखने के बाद वो लड़का उस मुक्के से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी उस लड़के को शक्तियों से भरे उस मुक्के से बचने के लिए। इसलिए अगले ही पल वो शक्तियों से भरा मुक्का उस लड़के को लगती है और उस लड़के के मुंह से दर्द भरी आह निकलती है, जिसके बाद वो लड़का सरकते हुए कुछ कदम पीछे चला जाता है। असल में वहां पर हुआ ये था कि जब उस लड़के ने चिल्लाते हुए सबसे ये कहा कि मयंक और उसके साथी उन पर हमला न करके बस अपना बचाव कर रहे हैं, तब कुछ पल के लिए एक लड़के का ध्यान अपने साथ लड़ रहे लड़के से हटकर उस लड़के की बातों पर आ गई थी। जिस लड़के का ध्यान अपने साथ लड़ रहे योद्धा से हटी थी वो लड़का केशव के साथ लड़ रहा योद्धा था। केशव ने जब देखा कि उसके साथ लड़ रहे उस लड़के का ध्यान उस पर से भटकते देखा तब उसने इस बात का फायदा उठाते हुए अपने तलवार की मदद से उस लड़के पर हमला कर दिया। और क्योंकि उस लड़के का ध्यान केशव पर नहीं था इसलिए केशव की वो तलवार सीधे जाकर उस लड़के को लगा और वो लड़का उड़ते हुए दूर जा गिरा। उस लड़के के गिरने के तुरंत बाद ही केशव बिना देरी किए तेजी से आगे बढ़ते हुए उस लड़के के पास पहुंच जाता है
ताकि वो उस लड़के पर अपना आखिरी मूव कर सके और उस लड़के को हरा सके। लेकिन इससे पहले कि केशव अपना आखिरी मूव उस लड़के पर कर पाता, वो लड़का अपने हथियार को बीच में ला देता है और वो केशव के हमले को रोक लेता है। केशव और उस दूसरे लड़के के बीच हुई इस घटना को देखकर उस पहले वाले लड़के का ध्यान भटक गया और उस पहले लड़के के साथ लड़ रहा योद्धा जो कि श्रीनिवास था, वो अपने हाथों का मुक्का बनाते हुए तेजी से उसमें अपनी शक्तियां भरने लगता है। अपने मुक्के में अपनी शक्तियों को भर लेने के बाद वो अपने उस शक्तिशाली मुक्के से उस पहले लड़के पर हमला कर देता है, जो कि केशव और उस लड़के को देखने टिल्ड लगा हुआ था। और क्योंकि उस पहले लड़के का ध्यान भी उसके मुकाबले से भटक गया था, इसलिए श्रीनिवास का वो मुक्का तेजी से आगे बढ़ते हुए उस लड़के के पास पहुंच जाता है। उस लड़के को जब तक श्रीनिवास के इस हमले का आभास होता है, तब तक बहुत देर हो गई थी और श्रीनिवास का वो हमला उस लड़के को लग जाता है। उस लड़के को श्रीनिवास का हमला लगते ही वो लड़का घिसकते हुए कुछ कदम पीछे चला जाता है। उस लड़के को पीछे करने के बाद श्रीनिवास बिना रुके अपने दूसरे हाथ में पकड़ी तलवार को घूमना शुरू करता है और तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने तलवार की मदद से एक बार फिर उस लड़के पर हमला करता है। लेकिन क्योंकि वो लड़का अभी तक श्रीनिवास के पहले हमले से खुद को संभाल नहीं पाया था, इसलिए ही वो श्रीनिवास के इस हमले से भी खुद को बचा नहीं पाता और एक बार फिर से वो श्रीनिवास के हमले से घायल हो जाता है। उस लड़के को घायल देखकर श्रीनिवास अपनी फुर्ती और स्पीड का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे बढ़ता है और उस लड़के की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। वही केशव ने जब अपने तलवार के हमले को उस लड़के के द्वारा रोकते देखा, तब वो अपनी एक खास तकनीक का इस्तेमाल करता है, जो कि उसकी एक लेग आर्ट थी, और फिर उस लड़के पर हमला कर देता है। केशव का ये लेग आर्ट बहुत ही शक्तिशाली और तेज था, जिसे वो सामने वाला लड़का समझ न पाया, इसलिए वो लड़का केशव के उस हमले से बचने की कोशिश भी नहीं करता है। उस लड़के के कोशिश न करने की वजह से केशव का वो हमला सीधे उस लड़के के सीने पर लगता है और वो लड़का वही जमीन पर गिर जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए केशव जल्दी से अपने तलवार को भी उस लड़के के गर्दन पर रख देता है। केशव और श्रीनिवास के अपने साथ लड़ रहे उन लड़कों को हराने के बाद तो मानो बाकी सभी जानबूझकर वो मुकाबला हारने लगे और देखते ही देखते पहले जितेंद्र फिर अभिलाष ने भी अपने साथ लड़ रहे योद्धाओं को हरा दिया। जिसके बाद लगभग 5 मिनट तक वो मुकाबला चलता रहा और फिर सभी को मयंक की तेज आवाज सुनाई देती है। मयंक उस समय चिल्लाते हुए बोला, फ्लेमिंग पंच, और फिर मयंक अपने मुक्के से अपने साथ लड़ रहे उस योद्धा को मारा और उसे हरा दिया। वैसे तो श्रीनिवास या फिर कोई और अपने साथ लड़ रहे योद्धा को हराने के बाद मयंक की मदद कर सकते थे, लेकिन मयंक ने उसके लिए मना कर दिया और उसने खुद ही उस योद्धा को हराने के लिए कहा था, इसलिए ही कोई भी मयंक की मदद करने के लिए आगे नहीं गया। मयंक और उसकी टीम ने अपना दूसरा मुकाबला भी जीत लेने के बाद बैटल अरेना से निकलते हुए जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए ताकि वो सभी आगे होने वाले मुकाबलों को देख सके। मयंक भी सभी के साथ वहां पर गया और वहां जाने के बाद विनीता के पास बैठने के बजाय श्रीनिवास और जितेंद्र के पास जाकर बैठ गया। वहां पर पहले से ही रत्ना, अभिनेंद्र और पहाड़ी परिवार के बाकी लोग बैठे हुए थे। जब विनीता ने मयंक अपने आकर न बैठते देखा तब पहले तो वो थोड़ा नाराज दिखने लगी, लेकिन फिर वो कुछ सोचने के बाद मुस्कुराते हुए मयंक को देखने लगी। मयंक ने जब विनीता को खुद को देखते हुए ऐसे मुस्कुराते देखा तब उसको समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कहे या फिर क्या करे, लेकिन फिर उसने विनीता को नजरअंदाज करके अरेना के अंदर हो रहे मुकाबले को देखने का निश्चय किया। खैर, इन सबसे दूर अब अरेना के अंदर कुल 10 योद्धाओं को देखा जा सकता था। उन 10 योद्धाओं में एक लड़की और बाकी के 9 योद्धा लड़के थे। उन सभी 10 योद्धाओं के शरीर से शक्तियां निकलते हुए पूरा अरेना के अंदर फैलती जा रही थी। देखते ही देखते अरेना के अंदर खड़े सभी 10 योद्धाओं के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। वो मुकाबला जो अभी अभी शुरू हुआ वो विनीता और अर्पिता के ग्रुप का मुकाबला था, इसलिए मयंक ने उस मुकाबले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही समय बीतता गया और फिर अरेना के अंदर चल रहा वो मुकाबला भी खत्म हो गया। उस मुकाबले के खत्म होने के बाद उस दिन का अगला मुकाबला शुरू करने का ऐलान हुआ। वो अगला मुकाबला मयंक के ग्रुप के ही 2 टीमों के बीच था। उन दोनों टीमों में से एक टीम वो थी जो कल अपना पहला मुकाबला मयंक और उसकी टीम से हार गई थी, जबकि उस मुकाबले को लड़ने वाली दूसरी टीम वो थी जिनके साथ मयंक की टीम का मुकाबला सबसे अंत में होने वाला था। उस दूसरी टीम में 20 साल से 25 साल के बीच के ही उम्र के 5 लड़के थे। वो 5 लड़के दिखने में सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली लग रहे थे, क्योंकि उन सभी लड़कों के शरीर से निकल रही शक्तियों का ऑरा सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। अरेना से बाहर बैठकर उन लड़कों को देख रहे मयंक ने जब उन लड़कों के शरीर से निकल रही शक्तियों के ऑरा को महसूस किया तब उसकी बड़ी हो गई और वो मन ही बोला, अरे यार, इन लड़कों के शरीर से निकल रही शक्तियों का ऑरा तो कहीं से भी अभिलाष भाई और श्रीनिवास भाई से कम नहीं है। मयंक सोचता है,
बड़े भाई अभिलाष भाई और श्रीनिवास भाई की शक्तियां चक्रीय लेवल 3 पर है, फिर भी मुझे उनकी शक्तियां का ऑरा अरेना में खड़े उन योद्धाओं से कम ही लगता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों चक्रीय लेवल 3 के टॉप या फिर चक्रीय लेवल 4 में है, क्योंकि अगर ऐसा है तब तो उन्हें हराने में हम सबको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। खैर, मयंक के मन में चल रही इन सभी बातों से दूर जल्द ही वो मुकाबला शुरू करने का ऐलान होता है। मुकाबले के शुरू होते ही वो सभी योद्धा एक दूसरे पर अपनी शक्तियों और हथियारों की मदद से हमला करना शुरू कर देते हैं। मयंक की टीम ने कल जिन योद्धाओं की टीम को हराया था वो बिना रुके अपने विरोधियों पर हमला करते ही जा रहे थे। उनका हमला देखते ही देखते शक्तिशाली होता जा रहा था, लेकिन फिर भी उन पांचों लड़कों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था और वो सभी बड़े ही आसानी के साथ उन सभी के हमलों से बचते ही जा रहे थे। क्या होगा आगे इस मुकाबले के दौरान? क्या अपनी कल के हार को भुला कर पाएगी जीत इस मुकाबले में, या फिर एक बार फिर से वो ये मुकाबला हार जाएगी? आखिर क्यों कर रहा था मयंक विनीता को इग्नोर, और होने लगा था अचानक से उसको विनीता को देखने के बाद? एपिसोड 38 सोल सील्ड टोकन। मयंक, अभिलाष और उसकी टीम ने अपने दूसरे मुकाबले में शर्मा परिवार के उन योद्धाओं को हराने के बाद अरेना से बाहर आकर अपनी पहले वाली जगह पर बैठ जाते हैं। वहां आने के बाद मयंक विनीता को इग्नोर करते हुए श्रीनिवास और जितेंद्र के बगल में बैठ जाता है और अरेना के अंदर हो रहे उस मुकाबले को देखने लगता है। जल्द ही वो मुकाबला शुरू होता है और अरेना के अंदर खड़े सभी 10 योद्धा एक दूसरे पर अपने हथियारों की मदद से हमला करने लगते हैं। मयंक, अभिलाष और उसके साथी यहां पर उस मुकाबले और उन्हीं लड़कों के फाइटिंग स्किल्स और उनकी तकनीकों को देखने और उन्हें समझने के लिए रुके थे और इस मुकाबले को देख रहे थे, ताकि जब उनका मुकाबला आखिरी में उन पांचों लड़कों के साथ हो तब वो सभी उन लड़कों की उन खास और शक्तिशाली तकनीकों और उनके हमलों के बारे में जान सके और उनसे बचने के लिए कुछ प्लान बना सके। लेकिन यहाँ पर तो वो सभी 5 योद्धा अपनी पहले के ही हर मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी अपने बिना किसी खास तकनीक या फिर शक्तिशाली हमलों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी खास तकनीकों और शक्तिशाली हमलों को किए बिना ही महज 20 मिनट के अंदर ही सभी को हराकर उस मुकाबले को खत्म कर दिया था। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि वो मुकाबला सच में बहुत ही कम समय में खत्म हो गया था। खैर, उस दिन के सभी मुकाबलों के खत्म होने के बाद अभिलाष और बाकी सभी एकेडमी के अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। मयंक भी अपने कमरे में चला आता है। कमरे में जाने के बाद वो देखता है कि पहले से ही कोई उसके कमरे में उपस्थित है। मयंक अपने कमरे में जाने के बाद देखा तो उसे वहां पर एल्डर गोपाल दिखाई दिए, जो वहां पर मयंक से मिलने के लिए आए थे। एल्डर गोपाल को वहां आया देखकर मयंक बहुत खुश हुआ, लेकिन खुशी के साथ उसे थोड़ी हैरानी भी हो रही थी कि एल्डर गोपाल खुद उससे मिलने के लिए आए थे। खैर, मयंक आगे बढ़ते हुए एल्डर गोपाल के पैर छूकर पहले उनका आशीर्वाद लेता है जिसके बाद मयंक उनसे यहां अचानक से आने का रीजन पूछता है, जिस पर एल्डर गोपाल उसको कुछ बताने की बजाय अपने पास से छोटा सा बॉक्स निकलते हुए मयंक की ओर बढ़ा देते हैं। एल्डर गोपाल को अपनी तरफ एक बॉक्स को बढ़ते देखकर मयंक को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो अपने चेहरे पर कंफ्यूजन वाले लुक के साथ उनसे पूछता है, वरिष्ठ, इस बॉक्स में क्या है? मयंक ने जब उनसे ये पूछा कि उस बॉक्स में क्या है, तब एल्डर गोपाल वो बॉक्स मयंक के हाथों में देते हुए मयंक से उस बॉक्स को खोलने के लिए कहते हैं। मयंक भी एल्डर गोपाल की बात मानते हुए उस बॉक्स को खोलता है और उसे उस बॉक्स के अंदर कुछ टोकन नजर आते हैं। मयंक ने देखा उन टोकन्स पर कुछ नक्काशी कड़ी हुई थी जो कि एक हाथी की थी। मयंक उन टोकन्स को देखने के बाद और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। मयंक ये तो समझ गया था कि ये टोकन्स जरूर कोई खास चीज होगा, तभी एल्डर गोपाल उस टोकन को देने के लिए खुद आए थे। लेकिन मयंक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये टोकन्स किस काम आते हैं और इसका क्या इस्तेमाल है। खैर, इस बॉक्स के अंदर रखे उन टोकन्स को देखने के बाद मयंक को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वो एल्डर गोपाल से इसके बारे में पूछता है। मयंक को उस बॉक्स के अंदर रखे उन टोकन्स को देखकर कंफ्यूज होते और कुछ न समझते देखकर एल्डर गोपाल पहले तो हल्के से मुस्कुराए जिसके बाद उन्होंने मयंक को बॉक्स में रखे उन टोकन्स के बारे में बताया। एल्डर गोपाल ने मयंक को जब उन टोकन्स के बारे में बताया तब मयंक की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर बेइंतहा खुशी नजर आने लगी। एल्डर गोपाल ने मयंक को बताया कि इस बॉक्स के अंदर रखे ये टोकन्स बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ये टोकन्स कोई मामूली टोकन्स नहीं बल्कि सोल शील्ड टोकन्स है। जब एल्डर गोपाल ने मयंक को उन टोकन्स के बारे में बताया तो पहले मयंक को कुछ समझ में नहीं आया। इसकी वजह ये थी कि मयंक को सोल शील्ड टोकन नाम तो कुछ सुना हुआ लग रहा था, लेकिन उसको ये याद नहीं आ रहा था कि उसने ये नाम कहां पर सुना था, इसलिए वो इसके बारे में याद करने
की कोशिश करने लगता है, और जब मयंक को याद आता है कि उसने के नाम कहाँ पर सुना है, तब उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है। मयंक को याद आया कि जब उसने अपनी शक्तियों को जागृत नहीं किया था और उसके पास कोई साधना का आधार नहीं था, तब एक रात उस पर और उसके साथियों पर रावत परिवार के उन 2 आदमियों ने हमला किया था। उस दिन मयंक के बॉडीगार्ड यानी नीरज ने खुद को और मयंक को सवत परिवार के उन दोनों आदमियों के शक्तियों के हमले को रोकने के लिए सोल शील्ड टोकन का ही इस्तेमाल किया था। मयंक ने देखा था कि वो सोल शील्ड टोकन कितना ज्यादा मजबूत था। उस समय पर नीरज ने उस टोकन की मदद से 2 ताकतवर चक्रीय लेवल के योद्धाओं के हमलों से खुद को बचाने कामयाब रहा था। मयंक के चेहरे पर अचानक से आए इस बदलाव को देखकर एल्डर गोपाल समझ गए कि मयंक इस सोल शील्ड टोकन के बारे में जानता है। ये देखकर कि मयंक उस सोल शील्ड टोकन के बारे में जानता है, एल्डर गोपाल को थोड़ी हैरानी भी हुई। लेकिन फिर भी वो मयंक से पूछते हैं कि क्या वो इसके बारे में जानता है। एल्डर गोपाल ने मयंक से यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वो जानना चाहते थे कि मयंक इस टोकन के बारे में क्या और कितना जानता है। वही एल्डर गोपाल के द्वारा खुद से उस टोकन के बारे में पूछे जाने पर मयंक उन्हें बताता है कि वो इस टोकन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसने बस एक बार ही इस टोकन को देखा था। मयंक उन्हें बताता है उसने इस टोकन को तब देखा जब रावत परिवार के लोगों ने उस पर हमला किया था। तब नीरज अंकल ने उन लोगों के हमले को रोकने के लिए इसी टोकन का इस्तेमाल किया था, इसलिए मुझे इस टोकन के बारे में नहीं पता है। मयंक की कही बात को सुनकर एल्डर गोपाल समझ गए कि मयंक ने बस इस टोकन के इस्तेमाल को बस एक बार देखा है, इसका मतलब मयंक को इस टोकन के बारे में कुछ नहीं पता है। तब एल्डर गोपाल मयंक को इस टोकन के बारे में कुछ बताने का सोचते हुए मयंक के हाथों में पकड़े बॉक्स से एक टोकन निकलते हुए अपने हाथों में ले लेते हैं। जिसके बाद वो मयंक को बताना शुरू करते हुए मयंक से कहते हैं, इस टोकन को सोल सील्ड टोकन कहा जाता है। इस टोकन को तुम एक प्रकार का शक्तियों से बना हुआ कवच समझ सकते हो। हम इस सोल सील्ड टोकन की मदद से अपने आगे एक मजबूत कवच को बनाकर अपनी ऊपर हुए किसी भी हमले को रोक सकते हैं, लेकिन ऐसे सोल सील्ड टोकन को शुरू करने के लिए भी शक्तियों की जरूरत होती है। इस टोकन की मदद से एक शक्तियों का कवच बनाना बहुत ही आसान काम है। इस टोकन की मदद से एक कवच बनाने के लिए हमें बस अपनी थोड़ी सी शक्तियों को इस टोकन के अंदर भेजना होता है। हमारी थोड़ी सी शक्तियां भी इस टोकन के अंदर जाने भर से ही ये टोकन काम करना शुरू कर देता है और हमारे आगे एक सील्ड बनाने में कामयाब रहता है। मयंक को इतना बताने के बाद एल्डर गोपाल रुकते हैं, जिसके बाद वो मयंक की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, चलो तुम अब मुझ पर अपनी शक्तियों की मदद से हमला करो। एल्डर गोपाल के मुंह से अपने ऊपर हमला करने की बात सुनकर मयंक एक बार फिर से कंफ्यूज नजर आने लगता है और वो अपनी उसी कंफ्यूजन में उनसे पूछता है, वरिष्ठ अभी आपने क्या कहा? मैं अपनी शक्तियों से आप पर हमला करूं? तो एल्डर गोपाल मयंक को इस बात के लिए हाँ कहते हैं। उनको हाँ कहते देखकर मयंक को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए वो एल्डर गोपाल की बात मानते हुए उन पर अपनी शक्तियों से हमला करने के लिए मन जाता है। जिसके बाद मयंक अपनी जगह से खड़ा होते हुए कमरे के एक कोने में चला जाता है और अपने हाथों में ढेर सारी शक्तियां इकट्ठा करने लगता है। देखते ही देखते मयंक का पूरा हाथ धुंधली शक्तियों से पूरी तरह से भर जाता है। असल में जब कोई योद्धा अपनी अपनी शक्तियों को जागृत करता है, तब उसकी शक्तियों का कोई रंग नहीं होता और वो शक्तियां पूरी तरह रंगी होती है। धीरे धीरे जब कोई योद्धा अपनी शक्तियों को बढ़ते और अपनी साधना को बेहतर बनाते हुए चक्रीय लेवल पर पहुंच जाता है, तब उस योद्धा की शक्तियों में रंग भरना शुरू हो जाती है। ऐसे ही जब कोई योद्धा अपनी शक्तियों और साधना को और बेहतर बनाते हुए चक्रीय लेवल 9 को पार करके अगले लेवल, नरकता लेवल, में प्रमोट होता है, तब उस योद्धा की शक्तियों में पूरी तरह से रंग भर जाती है और इस योद्धा की शक्तियां रंगीन हो जाती है। अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करने के बाद मयंक कमरे के बीच में खड़े एल्डर गोपाल को देखते हुए उनसे पूछता है, वरिष्ठ क्या आप तैयार है मेरे शक्तियों के इस हमले का सामना करने के लिए? मयंक की बात सुनकर एल्डर गोपाल मयंक से हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूं तुम्हारे शक्तियों के इस हमले को रोकने के लिए। एल्डर गोपाल के इतना कहते ही मयंक अपनी हाथों में इकट्ठा की हुई शक्तियों से एल्डर गोपाल की तरफ हमला करता है और मयंक के हमला करते ही उसके हाथों में इकट्ठा हुई शक्तियां गोली की रफ्तार में आगे बढ़ते हुए एल्डर गोपाल के पास पहुंच जाती है। मयंक की शक्तियों को अपने पास इतनी तेजी से आते देखकर एल्डर गोपाल थोड़ा हैरान लगते हुए कहते हैं, सच में ये लड़का अब बहुत ज्यादा तेज हो गया है। इतना कहने के बाद वो अपने हाथों में पकड़े सोल सील टोकन में अपनी शक्तियां भेजते हुए उस टोकन को अपने आगे कर देते हैं। उनके उस टोकन के आगे करते ही उस टोकन से प्रकाश की हल्की किरण निकलने लगती है और वो प्रकाश की किरणें देखते ही देखते शक्तियों में बदल कर एल्डर गोपाल के आगे एक मजबूत शक्तियों का कवच बना लेती है।
मयंक के हमला की गई शक्तियां तेजी से आगे बढ़ते हुए उस टोकन की मदद से बने उस सील्ड से टकरा जाती है। उस सील्ड से टकराते ही मयंक की वो शक्तियां वहीं पर फुटकर खत्म हो जाती है। अपने इतने शक्तिशाली हमले को बस ऐसे ही खत्म होते देखकर मयंक की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है और वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्या मेरी शक्तियों का वो हमला बस ऐसे ही खत्म हो गया। मयंक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी शक्तियों का वो हमला उस टोकन से बने सेल के द्वारा बस ऐसे ही रोक दिया जाएगा, और ऐसा करने में उस टोकन पर कोई खरोच तक नहीं आई थी। खैर, इस टोकन का परीक्षण करने के बाद एल्डर गोपाल मयंक को वो टोकन वापस देते हुए मयंक से पूछते हैं, तो बताओ कैसा लगा तुम्हें ये सोल सील टोकन। मयंक, जो अभी भी हैरान ही था उस टोकन की मदद से अपने शक्तियों के हमले को रोक जाने से, वो एल्डर गोपाल की बात सुनकर उनसे अपनी उत्साहित आवाज में उनसे कहता है, ये टोकन तो सच में बहुत ज्यादा खास है। इतना कहते कहते उसके आवाज से उसका उत्साह खत्म होता महसूस हुआ और वो अपनी सामान्य हो चुकी आवाज में उनसे कहता है, लेकिन आप ये टोकन मेरे पास क्यों लेकर आए हैं। तो एल्डर गोपाल एक बार फिर उसके पूछे सवाल का जवाब न देकर हंसते हुए मयंक से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं ये टोकन तुम्हारे पास क्यों लाया हूं। जिस पर मयंक उन्हें कुछ न बोलते हुए बस उन्हें और अपने हाथों में पकड़े उन टोकन को देखता रहता है। मयंक को कुछ न बोलते देखकर एल्डर गोपाल उसको बताते हैं, ये टोकन तुम्हारे पापा ने मुझे दिया था तुम्हें देने के लिए। जैसे ही मयंक ने ये सुना कि वो टोकन उसके पापा ने भेजवाया है, तब उसके आंखों में एक चमक आ गई और एल्डर गोपाल की बात दोहराते हुए उनसे पूछता है, क्या सच में ये टोकन में पापा ने भेजवाया है। जिस पर एल्डर गोपाल उसे इस बात के लिए हाँ कहते हैं और वो टोकन का बॉक्स मयंक को देते हुए उससे कहते हैं, तुम्हारी टीम में कुल 5 योद्धा है, मैंने सही कहा ना। तो मयंक उन्हें इस बात के लिए हाँ कहता है। तब एल्डर गोपाल उससे आगे कहते हैं, इस बॉक्स में भी कुल 5 टोकन है, इसमें से एक टोकन तुम अपने पास रख लेना और बाकी के बचे 4 टोकन तुम अपने दोस्तों को दे देना। एल्डर गोपाल की बात को सुनने और समझने के बाद मयंक उन्हें इस बात के लिए हाँ कहता है। इसके बाद एल्डर गोपाल वहां कुछ और देर तक रुकते हैं और उससे बात करते हैं और फिर वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन एल्डर गोपाल वहां से जाने से पहले मयंक को उस टोकन के बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्होंने जाने से पहले मयंक उस टोकन का नाम भी बताया जो था सफेद हाथी का सोल शील्ड। उनके जाने के बाद मयंक उस टोकन को अपने हाथों में लेकर उसे देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, सफेद हाथी का सोल शील्ड, सच में ये बहुत ज्यादा मजबूत है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। ये कहते हुए वो अधिका लगता है और याद करने लगता है बीते दिनों में अपनी माँ, पापा और बड़े भाड़े और बहन खुशबू के साथ बिताए हुए पल। ये याद करते हुए मयंक के आंखों में अचानक से ही आंसू आने लगाते हैं, लेकिन मयंक अपने आंखों में आए उन आंसुओं को पूछते हुए खुद से ही कहता है, माँ और भैया आप दोनों जहाँ कहीं भी हो, बहुत ही जल्द मैं इस प्रतियोगिता को जीतकर आपके पास ही आ रहा हूँ। तब मैं आप दोनों से पूछूंगा, क्या आप दोनों को मेरी याद नहीं? क्या आप दोनों को बहन खुशबू और पापा को याद नहीं आई? ये कहते हुए मयंक की आवाज थोड़ी भरी होती जा रही थी। वैसे तो मयंक कभी रोता नहीं था, लेकिन जब से उसको ये पता चला है कि उसकी माँ और बड़े भाई दोनों हायर एकेडमी में गए हैं, तब से ही मयंक एक बात सोचता रहा है, क्या एकेडमी जाने के बाद उसकी माँ और बड़े भाई दोनों ही उसे, उसकी बहन और पापा को भूल गए हैं, जो जाने के 10 साल बाद भी वापस नहीं आए? क्या होगा आगे मयंक की जिंदगी में, और क्यों दिया भेजवाया था राजा किशोर ने मयंक के लिए सोल सील टोकन? क्या आने वाला है मयंक पर कोई खतरा और हो गया है उन्हें उस खतरे का आभास, या फिर है कोई और वजह? सखी, क्यों यह से जाने के 10 साल बाद भी नहीं आया मयंक का बड़ा भाई वापस लौटकर? एपिसोड 39। मयंक की टीम भिड़ी रावत परिवार के योद्धाओं से। एल्डर गोपाल से सोल सील टोकन लेने के बाद मयंक वही अपने कमरे पर जाकर बैठ गया, जिसके बाद वो अपने पास से 2 छोटी छोटी बॉटल निकलता है। उन दोनों ही बॉटल में हल्के पीले रंग का लिक्विड भरा हुआ था। उस दोनों बॉटल में कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी फ्लूइड भरा हुआ था, जो उसे एकेडमी की तरफ से मिली हुई थी। खैर, उन बॉटल को निकलने के बाद मयंक बिना कुछ सोचे दोनों बॉटल के अंदर रखा फ्लूइड पी जाता है। उस फ्लूइड को पीने के बाद मयंक अपने बिस्तर पर बैठकर मेडिटेट साधना करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और मयंक को मेडिटेट साधना करते हुए सुबह हो गई। सुबह होने के बाद मयंक अपने कमरे से निकलकर अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। जल्द ही मयंक एक बड़े से कमरे के पास पहुंच जाता है, जहां पर पहले से अभिलाष, श्रीनिवास और बाकी सब मौजूद थे। उन सभी को वहीं पर देखकर मयंक जल्दी से उनके पास जाता है। मयंक को वहां आए देखकर केशव उसको छेड़ते हुए उससे बोलता है, मयंक तुम तो बड़े खुश लग रहे हो, रात में तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या भाई? केशव की बात सुनकर मयंक अपना सिर ना में हिलाते हुए
उसे मना करता है। इतने दिनों तक साथ रहने की वजह से मयंक अब अच्छे से केशव और उसकी बातों को समझने लगा था, इसलिए ही जब केशव ने मयंक से ये पूछा तब मयंक ने उसे मना कर दिया। खैर ऐसे ही वो सभी कुछ देर तक बातें करते रहते हैं और फिर वो सभी बैटल अरेना जाने का निर्णय करते हैं। वैसे तो आज उनका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन फिर भी वो सब बैटल अरेना जा रहे ताकि वो सभी वहां पर होने वाले आज के मुकाबले को देख सके। लेकिन वो सभी वहां से जाते उससे पहले मयंक उन सभी को रोकते हुए अपने पास से वो बॉक्स निकलता है जो उसे कल रात एल्डर गोपाल ने दिया था। मयंक को अपने पास से एक बॉक्स निकलते देखकर सभी लोग कंफ्यूज नजर आने लगाते हैं, इसलिए केशव मयांकन के पास जाते हुए उसके कंधों पर अपना हाथ रखते हुए उससे पूछता है, मयंक तुमने हम सबको क्यों रोका और तुम ये बॉक्स क्यों निकल रहे हो, क्या इसमें हमारे लिए कुछ है? मयंक से ये सवाल पूछते हुए केशव मयंक को देखकर मुस्कुराई जा रहा था और उस बॉक्स की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाए जा रहा था। केशव को खुद से सवाल करते देखकर मयंक मुस्कुराते हुए उस बॉक्स को खोलते हुए उसमें से टोकन निकलते हुए सबको दे देता है, जिसके बाद वो उन सभी को बताता है, कल शाम मुझसे मिलने एल्डर गोपाल आए थे, उन्होंने ये मुझे दिया और मुझसे कहा कि मैं ये टोकन तुम सबको भी दे दूं। अब मयंक के मुंह से एल्डर गोपाल का नाम सुनकर सभी को थोड़ी हैरानी हुई कि वो खुद मयंक से मिलने के लिए आए थे। असल में इतने समय से एक साथ रहने के वजह से सबको साहनी परिवार के बहुत से लोगों के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो सभी लोग ये अच्छे से जानते थे कि एल्डर गोपाल साहनी परिवार के एक सेंट एल्डर है। लेकिन जब उन्होंने मयंक का दिए हुए उस टोकन को देखा तब केशव और अभिलाष कंफ्यूज नजर आने लगते हैं, जैसे मयंक उस टोकन को पहली बार देखने के बाद हुआ था। जबकि मयंक के दिए उन टोकन्स को देखने के बाद श्रीनिवास और जितेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया था और वो दोनों पहले एक दूसरे और फिर मयंक और अपने हाथों में पकड़े उन टोकन्स को देखे जा रहे थे। उन दोनों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मयंक ने उन्हें ये टोकन दिया था। उन दोनों को ऐसे हैरान देखकर केशव और अभिलाष दोनों एक साथ उनसे पूछते हैं, तुम दोनों को क्या हुआ? तुम दोनों इस टोकन को देखकर इतने हैरान क्यों हो? अभिलाष और केशव के सवाल पूछने के बाद भी वो दोनों कुछ नहीं बोलते और बस एकटक मयंक और अपने हाथों में पकड़े उस टोकन को ही देखे जा रहे थे। उन दोनों को ही ऐसे व्यवहार करते देखकर अभिलाष थोड़ा नाराज लगाते हुए उनसे फिर एक बार पूछता है, अरे तुम दोनों बताओगे कि तुम दोनों क्या हुआ और इस टोकन को देखने के बाद तुम दोनों इतने हैरान क्यों हो? अभिलाष को नाराज होते देखकर वो दोनों अपनी हैरानी को थोड़ी कम करते हैं और अभिलाष का जवाब देने के बजाय वो दोनों मयंक के पूछते हैं, क्या सच में टोकन तुम्हें एल्डर गोपाल ने हम सभी को देने के लिए कहा था? श्रीनिवास के इस सवाल को सुनकर पहले तो मयंक सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसको समझ में आया कि शायद ये दोनों उस सोल सील टोकन के बारे में जानते थे, इसलिए ही उन्हें इतनी हैरानी हो रही है। खाई मयंक उनके पूछे उस सवाल के जवाब में बोला, जी बड़े भाई, ये टोकन मुझे कल रात को ही एल्डर गोपाल ने दिया था और उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं आप सबको भी एक एक टोकन दे दूं। वही अभिलाष और केशव दोनों अभी भी कंफ्यूज थे और सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आया तब उन्होंने एक बार फिर मयंक से पूछा। अभिलाष को मयंक से उस टोकन के बारे में पूछते देखकर श्रीनिवास उन दोनों को बताया है, ये टोकन जो तुमने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है उसे सोल सील टोकन कहा जाता है। अभिलाष और केशव उन दोनों ने ही आज से पहले कभी सोल शील्ड टोकन के बारे में नहीं सुना था, इसलिए ही जब उन्होंने श्रीनिवास के मुंह से सोल सील टोकन नाम सुनकर उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता है। उन दोनों को ही सोल सील टोकन के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए ही वो दोनों एक बार फिर उनसे पूछता है, अब ये सोल सील टोकन क्या होता है? जब श्रीनिवास ने देखा कि उन दोनों को सोल सील टोकन के बारे में कुछ नहीं पता तब श्रीनिवास उन्हें सोल सील टोकन के बारे में बताता है। श्रीनिवास उन सभी को बताता है, एक सोल शील्ड टोकन एक प्रकार का शक्तियों का कवच होता है। जब हम इस टोकन में अपनी शक्तियों को भेजेंगे तब ये टोकन हमारे आगे एक मजबूत शील्ड बना देगा। इतना कहने के बाद वो जितेंद्र की तरफ देखते हुए इसे कुछ इशारा करता है। श्रीनिवास के इशारे को समझते हुए जितेंद्र जल्दी से उनसे थोड़ा दूर चला जाता है और फिर अपने हाथों में शक्तियों इकट्ठा करते हुए वो उन शक्तियों से श्रीनिवास पर हमला कर देता है। वही जितेंद्र को अचानक से ही श्रीनिवास पर हमला करते देखकर अभिलाष और केशव दोनों ही अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए वहां से साइड होते हुए श्रीनिवास को देखने लगते हैं, जो अभी भी वहीं पर खड़ा था। वो वन देख रहे थे कि श्रीनिवास अपनी तरफ आ रहे जितेंद्र के हमले को देख रहा है, फिर भी वो वहां से नहीं हटा बल्कि वो अपने हाथों को आगे करते हुए अपनी शक्तियां अपने हाथों में पकड़े उस टोकन में भेजना शुरू करता है। उस टोकन के अंदर श्रीनिवास के शक्तियां भेजते ही इस टोकन से प्रकाश की हल्की किरणें निकलकर शक्तियों टिल्ड 7 बदल जाती है और देखते ही देखते वो शक्तियां श्रीनिवास के आगे एक कवच बना देती है।
जितेंद्र के हमले से निकली हुई शक्तियां तेजी से आगे बढ़ते हुए श्रीनिवास के आगे बने अभी अभी उस शक्तियों के कवच से टकरा जाती है। जितेंद्र के हमले की शक्तियां जैसे ही श्रीनिवास के बनाए उस कवच से टकराती है और एक झटके में वो शक्तियां फुटकर खत्म हो जाती है। श्रीनिवास को इस टोकन की मदद से एक कवच बनाते और जितेंद्र को शक्तियों को एक झटके में खत्म होते देखकर अभिलाष और केशव दोनों हैरान थे। लेकिन साथ ही साथ वो दोनों ये भी समझ गए थे कि वो टोकन क्या चीज है, और उसको देखने के बाद श्रीनिवास और जितेंद्र दोनों इतने हैरान क्यों थे। खैर, जब सभी को समझ में आ गया कि वो टोकन क्या चीज है और वो कैसे काम करता है, तब अभिला और कसाव ने उस टोकन को अपने पास रख लिया, जबकि श्रीनिवास और जितेंद्र उन दोनों ने ही उस टोकन को लेने से मना कर दिया और उस टोकन को वापस मयंक को दे दिया। जब इन दोनों ने इस टोकन को नहीं लिया तब मयंक उन्हें बताता है, लेकिन ये टोकन तुम दोनों के लिए ही है। जिस पर उन दोनों ने ही कहा कि उन्हें इस टोकन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके पास अपने डिफेंस के लिए पहले से ही कुछ है। खैर, जब उन दोनों ने ही उस टोकन को नहीं लिया तब मयंक ने इस टोकन को नीरज के हाथों अर्पिता और विनीता के पास भेजवा दिया। उन दो टोकन को भिजवाने के बाद मयंक सबके साथ बैटल अरेना चला गया, जहां पर आज भी दूसरी टीमों का मुकाबला होने वाला था। अरेना के अंदर आज का पहला मुकाबला शर्मा परिवार के योद्धाओं था, जो कि आज इस प्रतियोगिता की सबसे शक्तिशाली टीम थी। वही टीम जिसने कल अपने पहले मुकाबले में बड़े ही आसानी से उस टीम के 5 योद्धाओं को हरा दिया था। शर्मा परिवार के योद्धा पहले ही अपने 2 मुकाबले हार चुकी थी और अब वो सब अपने इस मुकाबले को भी हारना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना पूरा दम लगा दिया और अपनी सभी खास तकनीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वो सब ये मुकाबला हार हो गए थे। आज के दिन रावत परिवार के योद्धाओं का भी मुकाबला होने वाला था, इसलिए ही मयंक ने उस मुकाबले पर बहुत ही बारीकी से नजर बनाए रखा था, लेकिन गिर भी वो रावत परिवार के उन योद्धाओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाया। उस दिन के सभी मुकाबले खत्म होने के बाद मयंक अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। अरेना से बाहर निकलने के बाद से ही मयंक थोड़ा उदास लग रहा था, लेकिन उदासी के साथ उसकी आंखों में कल होने वाले उनके मुकाबले के लिए जुनून भी देखा जा सकता था। वो दिन खत्म होने के बाद अगले दिन सभी लोग एक बार फिर अरेना के अंदर पहुंच जाते हैं आज होने वाले मुकाबलों को देखने के लिए। आज के दिन का पहला मुकाबला मयंक के टीम और रावत परिवार के योद्धाओं के बीच होने वाला है। मयंक भी एक कुर्सी पर बैठकर अपना मुकाबला की बारी आने का इंतजार कर रहा था। इंतजार करते हुए मयंक आज नर्वस लग रहा था। नर्वस होने के साथ मयंक थोड़ा डर हुआ भी था, क्योंकि वो रावत परिवार के योद्धाओं को जरा भी पसंद नहीं करता था। इसकी वजह ये थी क्योंकि मयंक ने रावत परिवार के लोगों को वजह से ही अपने पहले प्यार सोनाक्षी को खोया था, इसलिए ही जब कभी वो किसी रावत परिवार के योद्धा को देखता था या फिर उनके बारे में सुनता था तब उसको गुस्सा आने लगता था। वही मयंक के साथियों को मयंक को ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मयंक के रावत परिवार के लोगों से इतनी चिढ़ क्यों थी, ये बात उन सब को भी पता चल गई था, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही मयंक को हंसते और मुस्कुराते हुए ही देखा था। ऐसे ही इंतजार करते करते आखिरकार वो समय आता है जब इस दिन का पहला मुकाबला शुरू होने जा रहा था। वो पहला मयंक की टीम और रावत परिवार के योद्धाओं के बीच में ही था। इसलिए जब पहला मुकाबला का ऐलान हुआ तब 5 लड़के अरेना के अंदर आ जाते हैं। वो 5 योद्धा जो अभी अभी उस अरेना के अंदर आए थे वो कोई और नहीं, वही 5 योद्धा थे जिनके साथ आज मयंक और उसकी टीम का मुकाबला होने वाला था। उन 5 लड़कों के अरेना के अंदर आया देखने के बाद मयंक भी अपने जगह पर खड़ा होते हुए अपना भाला अपने पीठ पर टांगता है, जिसके बाद अभिलाष और बाकी सब के साथ अरेना की तरफ बढ़ने लगता है। वही अरेना की तरफ उन 5 लड़कों को जाते देखकर उस मुकाबले को देख रहे लोगों के बीच बातें शुरू हो जाती है और वो लोग अरेना के अंदर खड़े सभी योद्धाओं और अरेना के अंदर जा रहे मयंक की टीम के बारे में चर्चा करने लगाते हैं। वही अरेना के अंदर बने हुए उस ऊंचे से मंच पर बैठे लोग भी अब तक मयंक के बारे में सब कुछ जान चुके थे और उन्होंने अब तक के इस प्रतियोगिता में मयंक के लिए प्रदर्शन को भी जान चुके थे, इसलिए ही वो सभी मयंक को इस मुकाबले के अंदर भी अच्छा प्रदर्शन करने का उम्मीद कर रहे थे। खैर, जल्द ही मयंक और उसके साथी उस अरेना के अंदर पहुंच जाते हैं और जाकर अरेना के अंदर खड़े उन लड़कों के सामने खड़े हो जाते हैं। वही वो 5 लड़के जो पहले से ही उस अरेना के अंदर खड़े थे और मयंक की टीम को अरेना में आते हुए देख रहे थे, वो मयंक और उसके साथियों के अरेना के अंदर आ जाने के बाद उनमें से एक लड़का हंसते हुए अपने पास खड़े उन 4 लड़कों की ओर देखते हुए उनसे कहता है, देखो देखो, आ गए वो महान योद्धा जिनके साथ आज हमारा मुकाबला होने वाला है। उस लड़के की ये बात सुनकर उसके खड़े सभी लड़के हंसने लगते हैं। इस लड़के की बात को मयंक और उसके साथियों ने भी सुना था, इसलिए अभिलाष अपनी आवाज में थोड़ी गुस्सा लाते हुए उस लड़के से बोलता है, राजीव, बहुत दिन हो गए तेरे साथ मुकाबले किए और तुम्हें हराए।
मैं हरदम ये बात सोचता था कि काश मैं एक बार फिर से तेरे साथ मुकाबला कर पाता और पहले के ही तरह एक बार फिर से तुझे हरा सकूं। अभिलाष और राजीव दोनों ने एकेडमी ऑफ ग्रेट स्वॉर्ड्समैनशिप के अंदर एक साथ ही प्रवेश लिया था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। राजीव अभिनाश का बड़ा और रितिका का छोटा भाई था और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड भरा हुआ था। उन दोनों के बीच एकेडमी में आने के बहुत बार मुकाबला हुआ था और अभिलाष ने अक्सर ही राजीव को हराया था। इसलिए ही जब आज अभिलाष ने एक बार फिर अपने सामने राजीव को देखा तब उसने ये बात बोल दी। वही राजीव का चेहरा अभिलाष की बात सुनकर गुस्से लाल पड़ने लगता है, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को काबू करते हुए अभिलाष के बगल में खड़े मयंक को देखा और मुस्कुराते हुए उससे बोला, बहुत खूब बच्चे, मेरे भाई ने मुझे बताया कि कैसे कुछ समय पहले ही तुमने अपनी दोस्त को दिया। सच में मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ को तुम्हारा अपना एक बहुत ही खास और करीबी दोस्त तुमसे दूर चला गया। ये बात सच में बहुत दुखी कर देने वाली है। राजीव को बात सुनकर मयंक, जिसका पहले से ही मूड ठीक नहीं था, उसकी बातों को सुनने के बाद उसकी आंखों में दिखती नसें धीरे धीरे लाल होने लगती है और उसका शरीर हल्का हल्का कांपने भी लगता है। क्या होगा आगे इस मुकाबले में? क्या मयंक और उसकी टीम जीत पाएगी ये मुकाबला या फिर है जाएगी रावत परिवार के उन योद्धाओं से? एपिसोड 40। मयंक को आया गुस्सा। जब मयंक ने राजीव की कही बात सुनी तब गुस्से में उसका शरीर कांपने लगा और तेज रफ्तार में धुंधली शक्तियां उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। असल में राजीव उन सब गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सब मुकाबले के दौरान गलतियां करे जिसका फायदा वो और उसके साथी उठा सके। इसलिए ही राजीव मयंक से सोनाक्षी के बारे बोल रहा था। वही राजीव के इस चाल को श्रीनिवास ने भांप लिया और वो मयंक के कंधे पर हाथ रखते हुए राजीव से बोला, तुम ये जो भी कर रहे हो ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें, आज मैं तुम सबको बहुत बुरी तरह से मरूंगा। श्रीनिवास एक शांत दिमाग का लड़का था, इसलिए ही उसने राजीव के इस चाल को समझ लिया था कि वो मयंक को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि मुकाबले के दौरान मयंक गलतियां करे। जब मयंक गलतियां करेगा तब शायद वो खतरे में पड़ जाए और जब मयंक खतरे में पड़ेगा तब सभी लोग यानी अभिलाष और वो मयंक को बचाने का कोशिश करेंगे। तब मौका देखकर राजीव और उसके साथी उन्हें हरा सकते थे। श्रीनिवास ने राजीव के इस चाल को समझ लिया था, इसलिए ही उसने राजीव से ये बोला कि वो उसे बहुत बुरी तरह से पिटेगा और उन्हें हराएगा। श्रीनिवास की ऐसी बातों को सुनकर राजीव डरने का नाटक करते हुए बोला, मैं तो डर गया, देखो देखो मुझे, मैं तो सच में डर गया। इतना कहने के बाद वो और उसके पास खड़े सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ, कैसे हराओगे हमें इस छोटे से बच्चे के साथ मिलकर? कहीं ऐसा न हो कि ये छोटा लड़का मुकाबला शुरू होते ही डर के पीछे हट जाए। इस बार ये बात राजीव ने नहीं बल्कि उसके पास ही खड़े एक दूसरे लड़के ने बोला जिसका नाम संजू था। संजू सिंह परिवार का सबसे शक्तिशाली और एक जीनियस योद्धा था। उसकी उम्र 23 साल जबकि उसकी शक्तियां चक्रीय लेवल 3 पर थी। राजीव और संजू को खुद का मजाक उड़ाते और उनकी बातों पर सबको हंसते देख मयंक का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था और उसके शरीर से शक्तियां निकलते ही जा रही थी। मयंक को अपनी शक्तियां निकलते और उसको गुस्सा करते देख श्रीनिवास उसको रोकते हुए कहता है, देखो मयंक, तुम्हें अभी खुद को गुस्सा करने से रोकना होगा। ये लोग चाहते ही यही है कि तुम गुस्सा करो, लेकिन तुम्हें खुद को संभालते हुए अपने गुस्से और अपनी नफरत को खुद पर हावी होने से रोकना होगा। जब राजीव और संजू ने देखा कि मयंक को गुस्सा आ रहा है और वो उनकी चाल में फंस रहा है, तब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और मुस्कुराते हुए मयंक से बोले, काश कि ये शक्तियां उस वक्त तुम्हारे पास होती, तब शायद तुम अपनी उस प्रेमिका को बचा सकते थे। लेकिन अफसोस कि तुम उस वक्त एक कमजोर लड़के थे और भले ही आज तुम्हारे पास शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी तुम पहले के ही तरह आज भी एक कमजोर लड़के हो और भविष्य में भी रहोगे। राजीव और संजू को अपनी बातों से मयंक को गुस्सा दिलाते देखकर अभिलाष भी अब समझ गया कि वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए कुछ कहने ही जा रहा था कि उसके कानों में एक नफरत और गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर वो अपनी जगह पर ठहर जाता है। वो आवाज जो अभी अभिलाष के कानों में सुनाई पड़ी थी वो आवाज मयंक की थी, जो अपनी लाल हो चुकी आंखों से राजीव और संजू को देखते हुए बोला, मैं तुम सबको मार दूंगा। मयंक ने बस इतना ही कहा था, लेकिन उसके इतना कहने भर से सभी को अपने आसपास एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार शक्ति की मौजूदगी महसूस होने लगी। अचानक से अपने आसपास आई उन खूंखार और खतरनाक शक्ति को महसूस करने के बाद सभी के अंदर एक पल के लिए डर घर कर गया और कुछ समय के लिए उन सभी को अपने शरीर कांपती हुई महसूस होने लगी। उस समय पर मयंक की कही बात को सुनकर केवल राजीव, संजू और उसके साथियों के ही नहीं बल्कि मयंक के सभी साथियों को वो खतरनाक शक्ति महसूस हुई और उन सभी को भी अपने ऊपर उस खूंखार शक्ति का दबाव महसूस हुआ।
खैर जल्द ही अनाउंसर ने वो मुकाबला शुरू करने का ऐलान किया और उसके ये ऐलान करते ही अरेना के अंदर सभी 10 योद्धा अपने अपने हथियारों को बाहर निकलते हुए उनमें अपनी शक्तियां भरने लगते हैं। अपनी हथियारों में अपनी शक्तियों को भरने के बाद अरेना में खड़े सभी 10 योद्धा अपना हमला करने और अपने विरोधी को हराने के लिए एक साथ एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वही उस मुकाबले को देखने आए लोग अपनी निगाहें अरेना के अंदर चल रहे मुकाबले पर ही गड़ाए हुए थे और उन दर्शकों के बीच में ही बैठे 5 लोग भी बड़े ध्यान से उस मुकाबले को देखे जा रहे थे। इतने समय से मयंक के मुकाबलों और इतनी कम समय में भी उसकी खास तकनीकों और उसकी इतनी गहरी समझ और उसके युद्ध कौशल को देखकर ये समझ गए थे कि मयंक एक बहुत ही काबिल और एक जीनियस लड़का है, जो आगे चलकर एक शक्तिशाली योद्धा बन सकता है। इसलिए ही उन्होंने इस मुकाबले के खत्म हो जाने के बाद मयंक से मिलने और उसको अपने यहाँ पर आने का कारण बताने का निश्चय कर लिया था। खैर उस अरेना के अंदर सभी 10 योद्धा आपस में शक्तियों का खतरनाक और शक्तिशाली हमला करते जा रहे थे, जिसके कारण पूरे अरेना के अंदर चारों तरफ उन सभी की बहुत ही ज्यादा शक्तियां फैली हुई थी। अरेना के अंदर मुकाबला कर रहे उन योद्धाओं के शरीर से इतनी ज्यादा शक्तियों को निकलते देखकर हायर अकेडमी से आए सीनियर एल्डर्स भी थोड़े हैरान थे, खास तौर पर मयंक के शरीर से निकल रही शक्तियों को देखकर। वो सभी इतनी दूर से भी मयंक के शरीर से निकल रही शक्तियों को बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रहे थे और उन्हें ये साफ तौर पे पता चल रहा था कि मयंक के शरीर से निकल रही शक्तियां कितनी ज्यादा खूंखार और खतरनाक है। जाहिर सी बात है कि वो एल्डर्स जो उस मुकाबले को देख रहे थे उनकी काबिलियत बहुत ही ज्यादा थी और इसलिए वो सभी मयंक की शक्तियों में आए इस बदलाव को साफ तौर पे देख और समझ पा रहे थे। तभी उन एल्डर के बीच ही बैठा वो आदमी जिसका नाम भद्रा था, वो मयंक की शक्तियों में आए इस बदलाव को देखकर अपने पास बैठे दोनों बूढ़े आदमियों से कहता है, वरिष्ठ ओम और कारा, ये लड़का सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली, काबिल और एक जीनियस योद्धा है। इस लड़के को अपनी शक्तियों को जागृत किए अभी महज 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन फिर भी ये लड़का अपनी शक्तियों को इतनी अच्छी तरह से काबू कर सकता है और कितनी अच्छी तरह से ये लड़का अपनी उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। ये लड़का सच में एक जीनियस योद्धा है। अगर ऐसे ही ये लड़का अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते रहा तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये लड़का एक शक्तिशाली और महान योद्धा बनाने में कामयाब रहे। भद्रा की बात को सुनकर वो दोनों बूढ़े आदमी जिनका नाम ओम और कारा था अपना सिर हाँ में हिलाते हैं, जिसके बाद वो दोनों बूढ़े आदमी कुछ सोचते हुए कहते हैं, ये लड़का सच में एक जीनियस है, बिल्कुल अपने उस बड़े भाई और उसके उस दोस्त की तरह जिन्होंने पिछली बार की हुई रैंकिंग टेस्ट में लगातार 15 साल से नंबर 1 पर रह रहे नौशेरा को हराकर पहला स्थान, जबकि वो दूसरा लड़का अपना जगह 5th नंबर पर बनाने में कामयाब रहा था। उस एल्डर के मुंह से पिछली बार की हुई रैंकिंग टेस्ट और उन दोनों लड़कों का जिक्र सुनकर वहां पर बैठे सभी लोगों के चेहरे पर एक खौफनाक हैरानी नजर आने लगती है, मानो उन्हें कुछ ऐसा याद आ गया हो जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा भयानक और खतरनाक हो। उस एल्डर की बात को सुनने के बाद उन सभी के बीच में बैठी औरत जो हमेशा शांत और कौम रहती थी, उसके चेहरे पर भी हल्का हल्का डर नजर आने लगता है और वो औरत अपनी किसी गहरी सोच में कहीं खो जाती है। वही एल्डर ओम और कारा भी अपनी उन बीते समय के यादों को याद करते हुए मन ही मन कहते हैं, पता नहीं वो लड़के उस रैंकिंग टेस्ट के बाद ही कहाँ गायब हो गए और उन दोनों लड़कों को ढूंढने आई वो रहस्यमयी औरत और उसके साथ आए वो लोग कौन थे। उन दोनों को ये सोचने भर से ही उनके चेहरे पर डर और माथे पर पसीना नजर आने लगता है। सभी एल्डर के बीच हो रही इन बातों से अलग अरेना के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। पूरे अरेना में अब चारों तरफ योद्धाओं के शरीर से निकली केवल शक्तियां ही शक्तियां दिखाई दे रही थी, जिसके बीच 10 योद्धा आपस में लड़ रहे थे। अभिलाष और श्रीनिवास ये दोनों ही उस दूसरी टीम के राजीव और संजू के साथ, जबकि केशव भी उस टीम के एक ताकतवर योद्धा जिसकी शक्तियां भी चक्रीय लेवल 3 पर थी उसके साथ लड़ रहा था, जबकि मयंक और जितेंद्र दोनों उस टीम के बाकी दोनों योद्धाओं के साथ लड़ रहे थे। मयंक जिस योद्धा के साथ लड़ रहा था वो योद्धा रावत परिवार का वो दूसरा योद्धा था जो कि उस टीम में शामिल था। मयंक अपने भाले की मदद उस योद्धा पर बिना रुके बस हमला करते ही जा रहा था। उस समय पर मयंक को अपने साथ लड़ रहे योद्धा पर बिना रुके हमला करते देखकर उस मुकाबले को देखने वाले सभी लोगों को लग रहा था कि मयंक अपने विरोधी पर पूरी तरह से हावी है। लेकिन सच तो कुछ और ही था, क्योंकि अरेना के अंदर लड़ रहे सभी योद्धा ये साफ साफ देख पा रहे थे कि मयंक के वो सारे हमले बेकार है, क्योंकि मयंक बिना कुछ सोचे बस अपने विरोधी पर अपना हमला करते जा रहा था। जबकि मयंक के साथ लड़ रहा वो लड़का बड़े ही आसानी से मयंक के सभी हमलों को रोकते हुए विफल करते जा रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके मयंक की सारी शक्तियां खत्म होती जा रही थी। श्रीनिवास, अभिलाष,
केशव और जितेंद्र इन चारों ने ही अपने मुकाबले के साथ साथ मयंक के ऊपर भी अपना ध्यान बनाए रखा था ताकि मयंक जब मुसीबत हो और उसको बहुत बुरी तरह से चोट लगने वाला हो तब वो सभी मयंक को घायल होने से बचा सके। उन सभी ने देखा था कि कैसे राजीव और संजू ने मिलकर जानबूझकर मयंक को गुस्सा दिलाया ताकि वो मुकाबले के दौरान अपनी शक्तियों को जितनी जल्द हो सके खत्म कर दे और उनके प्लान में फंस जाए। कहीं न कहीं उनका ये प्लान कामयाब हो ही गया था क्योंकि मयंक की शक्तियां बहुत ही तेजी कम होती जा रही थी और उन्हें मयंक धीरे धीरे करके कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। मयंक को कमजोर पड़ते केवल वही नहीं बल्कि अभिलाष और उसके साथी भी देख पा रहे थे, इसलिए ही उन सभी का ध्यान अपने साथ मुकाबला कर रहे योद्धाओं से जरा हट गया। जब संजू और राजीव ने देखा कि अभिलाष और श्रीनिवास का ध्यान उनके मुकाबले से हटा हुआ है तब उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए उन दोनों पर एक साथ अपना हमला कर दिया और क्योंकि उन दोनों का ध्यान मयंक पर था इसलिए उन्होंने अपने ऊपर हुए उन हमलों से नहीं बच पाए और लड़खड़ाते हुए दूर जा गिरते हैं। उन दोनों को ही वो हमला लगने की वजह से उन दिनों को चोट आई थी और उन दोनों के मुंह से खून निकलने लगा। खुद को लगे उन चोटों से अभी अभिलाष और श्रीनिवास ने खुद को संभाला भी नहीं था कि तभी उन दोनों के कानों में केशव की दर्द से भरी चीख सुनाई देती है। जब उन दोनों ने उस तरफ देखा तो उन्हें केशव घायल हुआ दिखाई देता है जिसके मुंह, पीठ और पैर पर खून लगा हुआ था। मयंक भी केशव को देखने के लिए अपनी नजरें घुमाता है और उसे दिखाई देता है केशव के साथ लड़ रहा योद्धा उसको पीछे करने के बाद तेजी से आगे बढ़ते हुए केशव के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो लड़का केशव पर अपना आखिरी हमला करने के लिए अपना चाबुक ऊपर हवा में उठता है। लेकिन इससे पहले कि वो लड़का केशव पर अपना हमला कर भी पता वहां पर उस बैटल अरेना के अंदर एक आवाज गूंजती है और वहां पर दो बहुत ही शक्तिशाली शक्तियों का ऑरा महसूस होने लगता है। अरेना के अंदर आए इस अचानक बदलाव को देखकर केशव पर अपना हमला करने रुक जाता है और उस लड़के की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो लड़का बिना देरी किए बहुत ही तेजी पीछे हटते हुए वहां देखने लगता है जहां से वो शक्ति निकल रही थी। कौन सी शक्तिशाली महसूस होने लगी थी सबको और क्या होने वाला था आगे इस मुकाबले के दौरान, आखिर कौन से लड़के के बारे में सोचकर डर गए थे सभी सीनियर एल्डर्स और कौन सी रहस्यमयी औरत आई थी वहां उस हायर एकेडमी के अंदर।